मेरा सवाल ऐसा है कि सर योगी आदित्यनाथ जी पे आपने बुक लिखी है, उनको जी। जिया है, ऐसी कुछ बातें जो लोगों को नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है। क्यों लिखी मैंने योगी आदित्यनाथ ने? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो चेंज हुआ है, वो साधारण नहीं है। ही मस्ट बी द ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 300-400 लोगों से रोज मिल रहे हैं पिछले 20 साल से। सारे पॉलिटिशियंस के ही सारे बड़े बड़े कॉलेजेस के होते हैं, सारे पॉलिटिशियंस के ही बड़े बड़े कॉलेजेस स्कूल्स के होते हैं। और यहाँ पे भी वही बात अपन वहाँ पे आके अटक गए कि हर पॉलिटिशियन के पीछे एक बैक सपोर्ट है, जहाँ से फंड्स आपको आते रहेंगे और आप आपका काम चलाते रहोगे। कि ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। मठ के कॉलेजेस क्यों है और पॉलिटिशियंस के कॉलेजेस क्यों, वो बहुत अलग। तो वो तो रिलेटेड है ना आपस में। नहीं, वो रिलेटेड नहीं। हाँ। मैं बताता हूँ। शांतनु गुप्ता, ऑथर, पॉलिटिकल एनालिस्ट और स्टोरी टेलर। कॉर्पोरेट से पॉलिसी और पॉलिटिक्स तक का सफर और एक क्लियर मिशन, आइडियाज को इम्पैक्ट में बदलना जो देश की सोच को शेप करते हैं। अखिलेश यादव जी को कैसे देखते हो आप? अखिलेश यादव जी 10 साल से सत्ता से बाहर एक हारे हुए नेता हैं। अब कुछ स्टेटमेंट्स देके जाति समीकरण बिठा के वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में बड़ी इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी है। एक तो एज बिल्कुल है, ये 53 के हैं, 54 के हैं, बिल्कुल सेम एज के हैं। योगी आदित्यनाथ ने मास्टर्स करते करते बीच में छोड़ दिया, अखिलेश यादव ने मास्टर्स करते करते बीच में छोड़ दिया। ये इंटरेस्टिंग है। योगी आदित्यनाथ और दोनों ग्रेजुएट्स हैं, दोनों मास्टर्स ड्रॉप आउट है। योगी आदित्यनाथ ने मास्टर्स क्यों ड्रॉप आउट करा, अखिलेश यादव ने मास्टर क्यों ड्रॉप आउट करा? एक तपस्या का प्रतीक है, आलस्य का प्रतीक है। आप नरेंद्र मोदी की स्पीच, हु इज वन ऑफ द बेस्ट ओरेटर इन द वर्ल्ड, राइट? नरेंद्र मोदी की 20 साल पुरानी स्पीच देखिए, यू विल नॉट फाइंड इट वेरी इफेक्टिव। आप अमित शाह की स्पीच देखिए 10 साल पहले पार्लियामेंट में, ही वाज नॉट वेरी इफेक्टिव। आप अभी जो कुछ समय पहले 3-4 बड़ी स्पीचेस हुई हैं, चाहे वो रिजर्वेशन बिल पे हुई है, चाहे वो नक्सलवाद पे हुई है, ओह माय गॉड, दे क्लासिक स्पीचेस। आज से 20 साल बाद वो पढ़ी जाएंगी। तो जो ये नैरेटिव बोला जाता है ना कि गोदी मीडिया है या वैसी मीडिया है जो नैरेटिव चला रही है, तो ये जो नैरेटिव मीडिया जो चलती है वो कहाँ से आया है कि भाई कि ये मीडिया खरीदी है, ये मीडिया नहीं खरीदी है? देखिए अभिषेक भाई, मैं पिछले 8 साल से टीवी डिबेट कर रहा हूँ। मैं तो किसी डिबेट में नहीं देखा कि जो अगर मैं बैठा हूँ तो मैं अकेले ही अपनी बात ही कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, मेरी काट रहा हूँ, 3 बात बैठे होते हैं और उनकी काटने के लिए मैं बैठा होता हूँ। तो इसलिए कौन सा गोदी मीडिया है? शंकराचार्य जी और योगी आदित्यनाथ जी पे फाइट बहुत देखी जाती है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उनके बीच में। तो क्यों चलता है सर इतना? मतलब आपको पता है हमारे यहाँ 4 मठ हैं। आदि शंकराचार्य ने एक समय स्टैब्लिश किए थे, पूरे भारत का पैदल कई बार भ्रमण करके उन्हें स्टैब्लिश किया। और अब स्थिति ऐसी आई है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी कुंभ में 100 मीटर भी चलने को तैयार हैं। शांतनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो में। नमस्ते, नमस्ते अभिषेक जी। नमस्ते सर, कैसे हैं? बढ़िया, बढ़िया। लाइफ कैसी चल रही है सर? लाइफ अच्छी चल रही है। अभी बहुत अच्छी बैंगलोर में फ़िल्टर कॉफ़ी और आपके ऑफ़िस के पास वड़ा और इडली खा के आ रहा हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है। लाइफ इज़ गुड। मस्त लगता है ना बड़ा इडली का? अरे माय गॉड! मेरी तो पत्नी भी साउथ इंडियन है ना। अच्छा। तो मैं रहता तो नोएडा में हूँ, लेकिन मेरे घर में मुझको छोड़ के हर चीज़ साउथ इंडियन है। मेरे यहाँ फ़ोटो भी बालाजी भगवान की टंगी है। तो मेरा पैलेट भी मैं रोटी ईटर से राइस ईटर हो चुका हूँ। तो अब मुझे रोटी नमाज़ लगती है, तो मेरे घर में इडली, डोसा, साउथ इंडियन खाना इज़ नॉट अ डेलिकेसी, दैट्स द फूड। वही खाते हैं हम लोग। चलो सर। और जब उसका और ओरिजिनल फॉर्म आके साउथ में खाओ, टिफ़िन सेंटर में बैठ के। नॉर्थ में क्या है ना अभिषेक, मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट कल्चर ही नहीं है। अगर आपको 6:30-7 बजे, जैसे आज मैं किसी से, मैं नॉर्मली जैसे आपके यहाँ आना था तो मैं किसी से मिलने आ गया पासिंग, सो दैट आई कैन अवॉइड द ट्रैफिक अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट? तो मुझे किसी को 7 बजे मिलना पड़ेगा नोएडा में, देयर इज़ नो प्लेस। आई हैव टू गो टू 5 स्टार होटल, दैट्स ऑल। वहाँ पे खुल या घर में 11 कोई है ही खुलते नहीं, हैं। कोई ब्रेकफ़ास्ट का कोई तरीका ही नहीं है। यहाँ पे तो 6:30 बजे से करेक्ट। आइटम खुल जाता है, व्हिच इज़ वेरी नाइस ना। सुबह चल रहा होता है, सब कॉफ़ी पी रहे होते हैं, इडली खा रहे होते हैं, हेल्दी फूड, नाइस फूड, सो या ये तो बच्चे स्कूल जाने के पहले भी वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके जाते हैं किसी ब्रेकफ़ास्ट जगह? करने आता है हमारे यहाँ। तो अपने ब्रेकफ़ास्टिंग कल्चर नहीं है, वो ठेले पे हो सकता है। हाँ, ठेले पे लोग खा रहे हैं, लेकिन कहीं बैठ के यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन, हुँ। वो नहीं है। मॉर्निंग 5 स्टार होटल्स के खुले होते हैं बस कैफ़ेज़, जो 24/7 टाइप होते हैं, अदरवाइज़ यू कांट फाइंड अ राइट। प्लेस। तो इस दिल्ली में जाओगे तो पर वो 11 बजे तो खोलते हो, 11-12 बजे तो मैं हाँ, पोहा खाना था 10 बजे, मेरे को बहुत भूख लग पूरा रहा तो था लंच का टाइम हो जाता है। और मैंने कहा ये तो बोला कि 11 बजे खुलेगा। मैंने बोला ये कौन-सा टाइम होता है खुलने का आपका? ठीक कह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है साउथ का कल्चर ना, टिफ़िन कल्चर भी, व्हिच इज़ क्विक एंड वेरी हाई क्वालिटी फूड। 2-3 लोग खाएँगे, बिल आएगा ₹300। करेक्ट। तो ये थोड़ा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। शांतनु जी, आपने बुक लिख दी एक योगी जी पे। बहुत समय हो गया, अब तो इस पे फ़िल्म भी बनी। नहीं मतलब समय तो हो गया पर मेरे पास ऐसे आ जाइए ये, आपके पास आ जाइए। ठीक है? तो आप मतलब अनलकी थे अभी तक।
अब लकी हो गया ना, अब लकी हो गया था, बट अब तो था, पास्ट टेंस हो गया। बट मैं कह रहा हूँ कि किसी के ऊपर बुक लिखने से पहले उसको जीना पड़ता है, हाँ, समझना तो पड़ता ही। समझना पड़ता है, उसको जीना पड़ता है, उसके व्यक्तित्व को देखना पड़ता है। बिल्कुल। कि आप ऐसे ही तो मैं शांतनु जी पे तो आज 10 मिनट की मुलाकात में मैं तो नहीं लिख दूंगा शांतनु जी ये शांतनु जी ने ये 5 अच्छे काम किए, 5 बुरे काम किए। तो वैसे बुरे तो नहीं किए मैंने ज़्यादा। ऐसे पफ फिर भी एक मच्छर भी मारना लोगों के लिए बुरा हो जाता है ना, ठीक है। कि एक मच्छर मार दिया इस आदमी ने। हाँ। सो मेरा सवाल ऐसा है कि सर योगी आदित्यनाथ जी पे आपने बुक लिखी है, उनको हुँ, जिया है, हुँ। तो ऐसी कुछ बातें 4-5 बातें जो लोगों को नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है, आप कहीं बात भी नहीं होती उनके बारे हुँ। में, उसी बात से शुरू करते हैं सर। अच्छा टॉपिक है, दिन अच्छा जाएगा आपका भी, मेरा तो जाएगा ही। देखिए क्यों लिखी मैंने योगी आदित्यनाथ ने, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और उत्तर प्रदेश में जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है, जो चेंज हुआ है, वो साधारण नहीं है। तभी देखिए जी इतने सारे लोग जो योगी आदित्यनाथ के फ़ैन हैं, जो योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हुँ, इट्स फॉर अ रीज़न। ऐसे नहीं कि लोग कोई कोई एक्टर है उसके पीछे एक कल्ट में फॉलोइंग हो गई है ना। बिकॉज़ द वे ही चेंज्ड उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने मैसिव चेंज किया है, लोगों ने सोचा था कि ये तो सदियों का काम है। बताइए 5-7 साल, 10 साल में हो सकता है ये किसी ने सोचा नहीं था। उत्तर प्रदेश की एक इमेज थी कि हुँ, उत्तर प्रदेश के ऊपर केवल मिर्ज़ापुर जैसा एक सीरीज़ बन सकती है, जो गुंडागर्दी, मार-पिटाई इसी पे है। उत्तर प्रदेश में मतलब हाईवेज़ में नंबर 1 होगा, एयरपोर्ट्स में नंबर 1 होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में नंबर 1 होगा, उसकी बिज़नेस प्रैक्टिसेज़ साउथ के इंडस्ट्रियल स्टेट फ़ॉलो करेंगे। उसके चीफ मिनिस्टर उठ के जापान और सिंगापुर से इन्वेस्टमेंट लेके आएँगे, जो भी हर बड़ी कंट्री का एम्बेसडर होगा, वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से मिलने जाएगा, उनके साथ एंगेज होने जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की इमेज ही नहीं थी। अच्छा। उत्तर प्रदेश केवल ना चोरी-चपारी, लूट-माट ये उत्तर प्रदेश की इमेज थी। उस इमेज को जो मतलब एक गुंडा राज की इमेज थी, उसको इन्वेस्टमेंट राज तक लाने था। या फिर हमारे यहाँ कहा जाता है हर डिस्ट्रिक्ट में एक तरह का माफिया है। हुँ, नोएडा में है तो वो किडनैपिंग माफिया है। अगर बुंदेलखंड में चले जाएँ तो सैंड माफिया है। अगर पूर्वांचल में चले जाएँ तो रंगदारी माफिया है, कहीं पे चीटिंग माफिया है। तो ऐसा इंस्टीट्यूशनलाइज़ था एंड देयर गैंग्स विद बिग ग्रुप्स मतलब जैसे आपकी कंपनी है 100-200 लोगों की, ऐसे उनके पास कंपनी थी एंड दे स्पेशलाइज़ इन दैट विद जर्मन राइफल्स, रशियन इक्विपमेंट्स ऐसे चलता था। दैट वाज़ द उत्तर प्रदेश वाज़ ऑपरेटिंग। वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया। हुँ, ही टर्न्ड दैट ऑन हेड एंड नाउ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हर जिले का एक प्रोडक्ट है, कहीं का कालीन, कहीं के क्रिकेट बैट, कहीं की हींग, कहीं की साड़ियाँ एंड वो विदेशों में जा रही हैं, देश में जा रही हैं। कभी प्रधानमंत्री, कभी मुख्यमंत्री जब भी किसी से मिल रहे हैं अपने हेड ऑफ द स्टेट से तो वो गिफ्ट उड़ाते हैं। उत्तर प्रदेश की एक अलग ही इमेज बन गई है। तो मुझे लगा इस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर डॉक्यूमेंट नहीं करा होंगे दैट विल बी डिससर्विस। तो इसीलिए आई थिंक दैट हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड एंड आई डिड दैट। पर वो तो लोग गवाह बन रहे हैं ना उसके, तो कि भैया कि अगर कुछ चेंज हो रहा है तो लोग गवाह तो उत्तर प्रदेश है ना निशे, हाँ, है ना? उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं और जो बुंदेलखंड वाला है वो पूर्वांचल के चेंज नहीं देख पा रहा, है ना? जो पूर्वांचल वाला है वो पश्चिम के चेंज नहीं देख पा रहा क्योंकि हर आदमी तो ट्रैवल नहीं करता है पूरी दुनिया में। करो। और जो उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं वो तो थोड़ा बहुत न्यूज़ में देख लिया। तो उसको डॉक्यूमेंट करना, रेफर करना जैसे ही जो बुक आपके हाथ में है, ये हार्वर्ड की लाइब्रेरी में है, ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में, स्टैनफोर्ड की लाइब्रेरी में, यूएस कांग्रेस की मतलब वहाँ पे पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, यूएस कांग्रेस की लाइब्रेरी में है। अब ये बहुत सारी पीएचडी थीसिस में कोट होती है, बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश के गवर्नेंस को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वो इसको रेफर करते हैं। इवन समवन हैज़ टू राइट अ नेगेटिव प्रॉब्लम होगी, उनको एक्जिस्टिंग लिटरेचर को रिव्यू करने के लिए मेरी किताब को पढ़ना ही पड़ेगा। तो जस्ट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, आई थिंक दिस हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड फॉर एनी स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, फॉर एनी स्टूडेंट ऑफ गवर्नेंस। अच्छा 5 चीज़ें मैंने बोली, मैंने आप बता हाँ, दी कुछ ऐसी हिडन चीज़ें जी, जो योगी आदित्यनाथ के बारे में कोई नहीं जानता। जी। सुनिए देखो कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे वो भगवा पहनते हैं और दैट्स नॉट अ कॉस्ट्यूम फॉर हिम है ना क्योंकि वो नाथपंथी साधु है। 1994 में उन्होंने संन्यास लिया। महंत अमरनाथ उनके गुरु थे जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कई बार के एमएलए थे और उसके बाद 98 से वो एमपी बने। तो नाथ पंथुरा एक बहुत बड़ी परंपरा है, बहुत पुरानी एस्थेटिक परंपरा है नॉर्थ से साउथ में लेकर। मैं कुछ दिन पहले उडुपी ले गया तो कोई मुझे नाथ पंथ के आश्रम में ले गया। मैं अभी तमिलनाडु गया रिसेंटली, कोई मुझे वहाँ बोहरनाथ के आश्रम में ले गया। आप अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जाएँगे वहाँ नाथपंथी आश्रम है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएँगे वहाँ नाथपंथी आश्रम है। नेपाल में तो गोरक्षनाथ जो गोरखा रेजिमेंट भी मानते हैं, जो गोरखापुरी एक तरह से क्लैन है, वो उनके लिए इष्ट देव है गोरखनाथ। तो उस परंपरा के भी वो अध्यक्ष हैं, उसके वो लाइव जीवित गुरु हैं। तो क्योंकि वो संत हैं तो लोगों ने उनकी बाकी क्वालिटीज़ को एनालाइज़ ही नहीं करा। आई थिंक आपने ये कमेंटरी बहुत कम सुनी होगी दैट ही इज़ अ यंग पॉलिटिशियन। हुँ, ये आपने शायद कम सुनी होगी। लोग कहते हैं मैंने कहा अरे मतलब जब राहुल यंग हो सकते हैं 55 में तो 54 में उनसे 1 साल छोटे योगी आदित्यनाथ यंग क्यों हुए हैं? या 53 के अखिलेश तो यंग है, लेकिन 54 के योगी आदित्यनाथ की एज पे कोई कमेंटरी नहीं होती है। आई थिंक
आई एम मेकिंग अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट एंड दैट्स द क्वालिटी नंबर 1। अगर मैं पॉलिटिकल सीवी उठाऊं, है ना, रिज्यूमे उठाऊं, योगी आदित्यनाथ माइट बी हैविंग द स्ट्रॉन्गेस्ट सीवी इन द वर्ल्ड। क्यों कह रहा हूं मैं? यू टेल मी अ पॉलिटिशियन जो उस कंट्री की नेशनल पार्लियामेंट में 19 साल रहा हो, उस कंट्री के सबसे पॉपुलेटेड स्टेट का 9 साल हेड ऑफ द स्टेट रहा हो, कहीं पे गवर्नर बोलते हैं, कहीं पे कुछ और बोलते हैं, या चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, उसका चीफ मिनिस्टर रहा हो। और आपको पता है उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। केवल 5 कंट्री ऐसी हैं जिनकी उत्तर प्रदेश से ज्यादा पॉपुलेशन। सो योगी आदित्यनाथ इज ऑलमोस्ट मैनेजिंग ए कंट्री, राइट? तो इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री 9 साल रहना, कंट्री की नेशनल पार्लियामेंट में 19 साल रहना, इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन एक्सपोनेंशियल मार्जिन जीतना, और ये सब करने के बाद एंड विदाउट कमिंग फ्रॉम अ डायनेस्टी, वो किसी एक परिवार की उससे नहीं आते हैं। उनके नाम के पीछे गांधी, उनके नाम के पीछे यादव, उनके नाम के पीछे गौड़ा या स्टालिन या कुछ ऐसा नहीं लगा है ना। अपनी मेरिट से वहां तक पहुंचना, और ये सब करने के बाद ही इज ओनली 54। टेल मी अ पॉलिटिशियन जिसका इतना लंबा पॉलिटिकल करियर हो विदाउट डायनेस्टी एंड एट द हाईएस्ट ऑफ द प्लेसेस। तो उनका सीवी बहुत स्ट्रांग है। वी डोंट टॉक अबाउट इट, राइट? बाकी लोगों को तो पता भी नहीं है दैट ही वाज इन पार्लियामेंट फॉर सो लॉन्ग। ही मस्ट बी द ओनली चीफ मिनिस्टर जो इतने समय पार्लियामेंट में रह के एक तरह से रिवर्स माइग्रेशन, अगर मैं बोल सकूं, ऐसे हैं एग्जांपल। उसमें देवेगौड़ा भी हो सकते हैं जो पार्लियामेंट में रहे चीफ मिनिस्टर बने, उसमें वीपी सिंह भी हो सकते हैं, उसमें मोरारजी देसाई भी हो सकते हैं, लेकिन देयर इवन चीफ मिनिस्टर टेन्योर वाज वेरी स्मॉल एंड देयर पार्लियामेंटेरियन टेन्योर वाज आल्सो वेरी स्मॉल। इवन अखिलेश यादव खुद वो भी पार्लियामेंट में रहे, लेकिन इतना लंबा पार्लियामेंट में रहना, हर तरह की सरकार, मतलब वो अटल बिहारी की सरकार में भी थे, वो मनमोहन सिंह की सरकार में भी थे, वो मोदी की सरकार में भी थे। तो उन्होंने पार्लियामेंट को सामने से देखा है, उन्होंने गवर्नेंस को सामने से देखा है, उन्होंने बिल उठते गिरते पटकते सब देखे हैं। तो ये दैट्स अ वेरी यूनिक क्वालिटी जो चीफ मिनिस्टर को बहुत हेल्प करती है, बिकॉज ही नोज द गवर्नेंस। वो क्या फाइल सिमरन है, क्या बाबू मूवमेंट है, क्या ब्यूरोक्रेसी है, वो बैक ऑफ द हेड है उनके। करेक्ट। सेकंड चीज, ही कम्स फ्रॉम अ मठ, राइट? ही इज अ रिलीजियस फिगर जो मुख्यमंत्री भी है। लोग उसको आरोप भी लगा सकते हैं, भाई इनको तो साधु सन्यासी होके पहाड़ों में कहीं मंत्र जप करना चाहिए, ये राजनीति में कहाँ गए। बट दैट्स अ मेरिट, इन फैक्ट दैट्स अ मेरिट जो हमको एक तरह से फ्री में अवेलेबल है, कि एक सेल्फलेस आदमी हमें पॉलिटिक्स में अवेलेबल है। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट द मठ रन्स ऑलमोस्ट 40-45 लार्ज इंस्टीट्यूशंस। उनका अपना कॉलेज है, उनका अपना स्कूल है, उनके अपने हॉस्पिटल्स हैं, उनका अपना नर्सिंग कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज है। ऐसे बड़े 40 इंस्टीट्यूशन वो जब 24 साल 22 साल के थे तब से मैनेज कर रहे हैं। एंड ये लार्ज इंस्टीट्यूशन, मतलब 5000 बच्चों का स्कूल, 5000 बच्चों का कॉलेज, 400 बेड का हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक कॉलेज, वो जब वो 24 साल के हैं, तब से मैनेज कर रहे हैं। वो मैनेज कर रहे वो मतलब ऐसे वो मटके वो महंत इलेक्ट हो चुके थे। Correct, हाँ। तो उनके गुरुजी की उम्र हो गई थी, वो थोड़ी अपनी राजनीति में ध्यान देते थे और धर्म में ध्यान देते थे। ही वाज लाइक द यंग सीओ, इफ आई कैन कॉल हिम। ही वाज द ऑपरेटिव पर्सन। वो तब से मैनेज कर रहे हैं। तो वो हमको उत्तर प्रदेश की गवर्नेंस में दिखता है। मतलब मीटिंग हो रही होती है तो उनको पता है कि कब कौन सी खेती होती है, क्योंकि मठ के बहुत सारे फार्म्स हैं, उसमें से बहुत सारे उनको पता है किसका क्या एमएसपी है, कौन सी चीज कैसे उगती है, उनको पता है हॉस्पिटल्स कैसे रन होते हैं। तो कोई उनको अधिकारी घुमा नहीं सकता, क्योंकि वो इतना बड़ा हॉस्पिटल अपने आप चला रहे हैं। उनको पता है स्कूल कैसे चलते हैं, क्या मिनिमम पे है, क्या टीचर के प्रॉब्लम है। सो जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी के 10-15 एंगल्स होते हैं, उसको वो ऑपरेट कर चुके हैं 20 साल में लार्ज स्केल। ऐसा नहीं कोई छोटा सा 10 बच्चों का स्कूल चला रहे हैं। करेक्ट। उस पूरे एरिया में ऑपरेटिव होते हैं। और थर्ड चीज, ही मस्ट बी द ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 300-400 लोगों से रोज मिल रहे हैं पिछले 20 साल से। उनका जो जनता दरबार है वो इंस्टीट्यूशनलाइज है। वो कैजुअल कोई फोटो अपॉर्चुनिटी की नहीं, फोटो अपॉर्चुनिटी तो अब आई है सीएम बनने के बाद। उसके पहले तो हम लोगों के वो कैमरे से बाहर थे, उनकी कोई स्पीच वायरल हो जाती थी। तो वो 300-400 लोगों से रोज मिल रहे हैं। और कौन लोगों से मिल रहे हैं? और ये कौन सी सरकारों में मिल रहे हैं? जब मुलायम सिंह यादव की सरकार है, जब मायावती की सरकार है, जब अखिलेश यादव की सरकार है। किसी की पेंशन नहीं मिली, किसी की पुलिस कंप्लेंट नहीं हो रही है, किसी की विधवा पेंशन नहीं मिली, किसी की स्कॉलरशिप नहीं मिली, किसी की बीमा नहीं मिला। ये लोग जिनका सरकार से उत्तर नहीं मिल रहा है, जिनको सरकार से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, वो कहाँ पहुंच रहे हैं? बाबा के पास पहुंच रहे हैं। और ये केवल गोरखपुर के लोग नहीं है विषय, ये आसपास के जिलों के लोग हैं। कैन यू इमेजिन? मतलब आसपास के जिलों के लोग किसी और एमपी के पास आ रहे हैं। हमारे मूवी के प्रोमो में एक डायलॉग भी है विच बिकेम अ हिट, कि वो शिष्य बनने आया था, जनता ने उसे सरकार बना दिया। तो बिकॉज ही ऑपरेटेड लाइक ए सरकार, वो वहाँ पे अपने आप सरकार चलती थी। अगर आप वो जनता दरबार को पहले देखेंगे, अब तो देखिए एक चीफ मिनिस्टर का फ्लेयर है, चीफ मिनिस्टर की एक मशीनरी है। लेकिन जब वो एमपी थे तो लोग आते थे, वहाँ पे टाइपराइटर लगा होता था, वहाँ पे लेटर लिखा जा रहा था, डीएम को लेटर जा रहा है, एसडीओ को लेटर जा रहा है, एसपी को लेटर जा रहा है, किसी को कॉल हो रहा है, बोलता था यहीं से चीफ मिनिस्टर का ऑफिस चल रहा है, मिनी चीफ मिनिस्टर ऑफिस चल रहा है। और मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ क्यों आया, एमपी क्या कर लेगा, मतलब अखिलेश यादव अगर सीएम है, तो उन्होंने कहा नहीं, बाबा की छुट्टी है।
अगर बाबा ने चिट्ठी लिख दी तो डीएम की हिम्मत नहीं है काम ना करे, क्योंकि बाबा केवल जेन्युइन चीजों में चिट्ठी लिख रहा है। बाबा कोई आपको ठेका पट्टा पेट्रोल पंप दिखाने के लिए चिट्ठी नहीं लिख रहा है, क्योंकि आपकी पेंशन, और मान लिया आप लेटर से काम नहीं हुआ तो ये डीएम के पास पहुंच जाएंगे, एक एक आदमी के लिए। कुछ कई लोगों का ग्रुप होगा तो वहीं धरने पे बैठ जाएंगे। ऐसा ही डिड फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। तो उनको पूरा पैटर्न पता है कि लोगों को किस तरह की, अगर आप 400 लोगों से रोज मिलते रहे 20 साल तक, यू विल गेट अ पैटर्न किस एरिया में चल क्या रहा है, यहाँ पे क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स है, उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है, और इस सॉल्यूशन का क्या काउंटर है, अधिकारी क्या कह सकता है, पॉलिटिशियन क्या कह सकता है। सो ये सब नॉलेज के बाद जब वो असेंबली में पहुंचे, जब वो चीफ मिनिस्टर बने, तो इट बिकम अ ब्लेसिंग फॉर यूपी। पर अब तो वो सीएम है ना, अब तो मतलब सब डीएम पीएम डीएम हो गए, वहाँ पे अभी जितने भी आईपीएस जनता आईपीएस सब लोग तो उनके अंडर में है ना, तो सबको तो अभी भी समस्या आती है लोगों को वहाँ पे। नहीं, अभी भी जनता दरबार इसलिए लेते तो थे, समस्याएं क्यों आ रही है लोगों को? 24 करोड़ लोग हैं, अब सबकी समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी, और समस्याओं के पैटर्न भी बदलते रहेंगे। जब आप एक समस्या सॉल्व कर देंगे, दूसरी समस्या आ जाएगी। पहले सड़कें नहीं थी तो स्लो ट्रैफिक चलता था, अब सड़कें आ गई, फास्ट ट्रैफिक चलता है, एक्सीडेंट होने लगे, तो आपको एक्सीडेंट कैसे कैसे बचाने हैं वो सोचना पड़ेगा। वो ठीक होंगे तो कुछ और प्रॉब्लम आएगी। देख, समाज तो प्रगतिशील है, वो तो आगे बढ़ रहा है। एक समस्या सॉल्व होगी तो हायर ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाएगी। पहले तो बहुत लोअर ऑर्डर की प्रॉब्लम थी। जैसे लोअर ऑर्डर की प्रॉब्लम क्या थी, हमारे यूपी में 17,000 मेगावाट का लोड पूरा यूपी लेता था, अभी 34,000 मेगावाट का लोड है। अब आपके गैजेट ज्यादा यूज हो रहे हैं, फ्रिज ज्यादा खरीदी जा रहे हैं, टीवी ज्यादा खरीदी जा रहे हैं, एसी ज्यादा खरीदी जा रहे हैं, गरीब आदमी भी मोर कंफर्ट में जी रहा है, ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन जब ज्यादा लोड आता है तो फिर वो जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सब स्टेशन है, जो ट्रांसफार्मर्स है, उन पर दबाव आएगा, तो उनको कैसे चेंज करना है, तो प्रॉब्लम तो बढ़ती जाएगी, उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। पहले केवल 10 घंटे लाइट आ रही थी, अब 24 घंटे लाइट आ रही है, तो ट्रांसफार्मर कैसे होगा, उसके बाद क्या होगा, तो ऑर्डर चेंज होता जा रहा है। एंड एज अ चीफ मिनिस्टर ही वांट्स टू नो कि चल क्या रहा है सोसाइटी में। सो टेक्निकली व्हाट ही इज डूइंग, ए सर्वे ऑफ हिज पीपल एवरी डे। जब वो उन 200 लोगों के साथ बैठे हैं, तो वो तो रैंडम सिलेक्शन है, कोई एक तरह के लोग तो आए नहीं है, हर जिले से लोग आए। पहले तो फिर भी पूर्वांचल के लोग आते थे, अब तो पूरे यूपी के लोग आते हैं उनके पास। और इंटरेस्टिंगली लखनऊ में भी जनता दरबार चलता रहता है, और गोरखपुर में भी चलता रहता है। गोरखपुर में समटाइम ही इज एबल टू अटेंड इट, और समटाइम उनकी टीम अटेंड करते हैं, हम जा सकते हैं, आप कोई भी जाके बैठ जाइए, हम जाके बैठ सकते हैं वहाँ आप पे? जाके बैठ जाइए अभी आपने बोला कि उनके बड़े बड़े कॉलेजेस है, मठ के, मठ के कॉलेजेस है, गोरखनाथ मठ के। तो किसका है वो मठ? मठ जैसे मठ तो परंपरा का होता है, हाँ। तो गोरखनाथ नाथ परंपरा का है, और हाँ। उसके उसके जो नियुक्त मठाधीश हाँ। वो योगी आदित्यनाथ है। तो इसकी अगर मैं आपको परंपरा बताऊं, परंपरा के पहले मेरे को एक छोटा सा सवाल है, उसके पहले मैं पूछूंगा कि नाथ परंपरा क्या है, सीधी मेरे को उसमें क्यूरियोसिटी है जानने के लिए, क्योंकि मेरे को नहीं पता बिल्कुल किस बारे में, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। बट सारे पॉलिटिशियंस के ही सारे बड़े बड़े कॉलेजेस क्यों होते हैं, सारे पॉलिटिशियंस के ही बड़े बड़े कॉलेज स्कूल्स क्यों होते हैं, हॉस्पिटल्स क्यों होते हैं? और यहाँ पे भी वही बात अपन वहाँ पे आके अटक गए कि हर पॉलिटिशियन के पीछे एक बैक सपोर्ट है, जहाँ से फंड्स आपको आते रहेंगे और आप आपका काम चलाते रहोगे। ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, है ना? मठ के कॉलेजेस क्यों हैं और पॉलिटिशियंस के कॉलेजेस क्यों हैं, वो बहुत अलग। तो वो तो रिलेटेड है ना आपस में। नहीं, वो रिलेटेड नहीं। हाँ। मैं बताता हूँ क्यों। जैसे इस समय हम कर्नाटका में, बैंगलोर में बैठे हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मठ हैं, और हर मठ के बहुत अच्छे कॉलेज जो होना भी चाहिए, बिकॉज वो सच में हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज यूज हो रहा है। क्योंकि जैसे तमिलनाडु में जो जो भारत के सबसे बड़े टेम्पल्स है, वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला में है, और वो सारे एंडोमेंट फंड के थ्रू गवर्नमेंट के पास। मतलब जो आप हिंदू में हुंडी में अगर आप 500 रुपए डालते हैं, तो वो स्टालिन के पास चला जाता है। मतलब स्टालिन के पास, मतलब जो भी सरकार है, तो लगता है जाने वाली है, तो उसके पास चला जाता है। हाँ। और उस पैसे में से वो 10-20% वापस देते हैं मंदिर को मैनेज करने के लिए। वो जो बचा हुआ 80% है, उससे वो क्या करते हैं वो पता नहीं। लेकिन जब मठ के पास पैसा आता है, तो उससे अपने कॉलेज चलाते हैं, अपनी आइडियोलॉजी से चलाते हैं। और वो जिसने, जब मैंने 500 रुपए डाले थे, मैंने उसी लिए डाले थे। मैंने वो स्टालिन की सरकार को फंड करने के लिए डाले थे। मैंने डाले थे कि इससे हिंदू कॉज का काम हो, इससे जो बटकों की शिक्षा है, जो सन्यासियों की शिक्षा है, वो फंड हो, इससे अन्नपूर्ण का क्षेत्र चले, इससे नयाश्रम बने, इससे मंदिर का देख रख। तो जितने भी मठ हैं, वो अपने इन्फ्लुएंस से बहुत सारे कॉलेज चलाते हैं, चलाने चाहिए। और तो पैसा कहाँ से आ रहा है? जो हिंदू कॉज के लोग डोनेट करके जा रहे हैं, उससे चल रहा है। बहुत अच्छी बात। बट सरकारों में पैसा जा रहा है ना, जैसे आपने वो बोला कि सरकार चला जा रहा है, लेकिन हाँ, सारे मठ तो नहीं है। जो मंदिर तो सरकार ले सकती है, मठ लेने का तरीका नहीं है। हाँ। अभी तक कोई विशेष तरीका निकालते तो पता नहीं। तो मंदिरों को तो लेने का तरीका है, लेकिन मठों को लेने का अभी गवर्नमेंट के पास, एटलीस्ट जो स्टालिन जैसी सरकार है, उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो उनको वो कब्जा नहीं कर पा रहे, है ना? क्या, तो इसलिए मठों के कॉलेज चलना अच्छी बात है, और चलना भी चाहिए। तो ऐसे ही गोरखनाथ मठ एक एंडाउड मठ है, पुराना मठ है। कहीं ना कहीं देखा जाता है ना सर, जैसे मतलब लगभग 800 से 1000 पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बड़े इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हाँ, हो। तभी मैंने बताया कि ये दो अलग बात है कि मठों से कॉलेज चलना बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। अब आते हैं पॉलिटिशियन से कॉलेज चलना। देखिए, पॉलिटिक्स में आता कौन है अभिषेक ना, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो पॉलिटिक्स के फीडर लाइन मेरे ख्याल से 3-4 हैं, जो बड़े फीडर लाइन्स। अगर आप सारे, ये मेरा अपनी स्टडी है, अगर आप
700 MP MLA, अब तो MPs बढ़ने वाला है। हाँ, जो लोकसभा राज्यसभा के अगर आप 700 साढ़े 700 MPs देखें, या पूरे भारत में जो 5000 MLA हैं करीब, सारे कॉर्पोरेटर्स मिला लें आप, तो मुझे लगता है उनके 5-6 पैटर्न्स हैं, है ना? एक पैटर्न मैं बोलता हूँ राहुल गांधी फिंगर लाइन। मतलब आप पॉलिटिकल फैमिली में पैदा हुए और आपने पॉलिटिकल करियर परस्यू करा। बहुत सारे पॉलिटिकल फैमिली के बच्चे पॉलिटिकल करियर परस्यू नहीं करते, है ना? आपको पता भी होगा ठीक। कि जैसे प्रमोद महाजन के जो बेटे हैं उन्होंने हुँ। पॉलिटिकल करियर नहीं फॉलो करा, पूर्ण महाजन ने फॉलो करा। तो आपने उसको फॉलो करा और आपने उस डायनेस्टी को फॉलो करा। अगर आप परफॉर्म कर गए तो आप आगे चल गए, परफॉर्म नहीं कर पाए तो आगे नहीं चल पाए, पहला। दूसरा मैं कहता हूँ नवजोत सिंह सिद्धू काइंड ऑफ फीडर लाइन, मतलब यू बिकेम पॉपुलर इन सम अदर फील्ड, लाइक हेमा मालिनी, लाइक विनोद खन्ना, लाइक कीर्ति आजाद। आप किसी फील्ड में, क्रिकेट, बॉलीवुड, जो इंडिया के 2 बड़े फील्ड हैं, या स्पोर्ट्स इन जनरल, उस पॉपुलैरिटी को यूज करके अपने फैग एंड में जब आपका करियर खत्म हो गया तो आप पॉलिटिक्स में चले गए। दूसरी तीसरी फील्ड लाइन है स्टूडेंट पॉलिटिक्स। आप एबीवीपी से, एनएसयूआई से, लेफ्ट की किसी पार्टी से आपने एक्टिव हुए, उससे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन होके, जिसके हमारे बहुत सारे एग्जांपल हैं। अरुण जेटली जी एबीवीपी से आते हैं, कन्हैया मित्तल कई पार्टियों में शिफ्ट करके अब कांग्रेस में है, वो एक फीडर लाइन है। अब जो फोर्थ फीडर लाइन है वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। हर पॉलिटिशियन को कोई तो फंड करता है, सही बात है। उसको चुनाव लड़ना है, उसकी नॉर्मल लाइफ भी फंड करना मुश्किल है। आप एक पॉलिटिशियन के घर पे बैठ जाएंगे ना, तो चाय का खर्चा दिख जाएगा आपको, 5000 की तो चाय पी के लोग, सही बात है, हाँ। है ना? वो कहाँ से फंड करे, है ना? क्योंकि जो लोग आएंगे उसको कुछ तो ठंडा मीठा पानी पिलाना पड़ेगा। सही। एक पॉलिटिशियन का क्षेत्र में कम से कम आजकल तो बात चल रही है डिलिमिटेशन की, 25 से 27 लाख लोग होते हैं एक एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम। वो क्षेत्र होता है कम से कम 100 किलोमीटर का। उसमें अगर वो डेली घूमे ही तो उतना पेट्रोल भराने का पैसा ही, और वो घूमेगा तो 2-3 गाड़ियों के साथ तो घूमेगा, उसके लोगों के साथ घूमेगा, उनको खाना खिलाना। मैं कई बार किसी एमपी के घर में दिल्ली में बैठा होता हूँ तो कोई डोर पे रैंडम ऐसे ही आ जाता है हुँ। कि बाबूजी बिहार से हैं, आ गए थे, टिकट करवा दीजिए लौटने का, आज सोने की व्यवस्था कर दीजिए। तो एमपी कहे नहीं भागो, उसको करना पड़ता है क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ, हाँ। तो इस तरह की रैंडम रिक्वेस्ट से लेकर स्ट्रक्चरल रिक्वेस्ट को, टीम रखने का पैसा 4-5 लोग ही तो टीम रखे, और पैसे खुद रिसर्च करेगा। जैसे अभी आप भी कुछ करते होंगे तो रिसर्च करके आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, उसके लिए टीम होगी, तो उसको रखेगा, तो उसका एक अपना सेटअप है, खर्चा है, तो उसे कोई फंड करेगा। तो जो फंड करेगा उसे जो कौन फंड करता है, भारत के अधिकतर जिलों में, जो भारत के 650-700 जिले हैं, उसमें अगर मैं 20% जिलों को हटा दूं जो इंडस्ट्रियलाइज जिले हैं, रेस्ट ऑल में तो कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है, तो वहाँ पर इंडस्ट्री क्या, कंस्ट्रक्शन इज द ओनली इंडस्ट्री। कुछ तो बन रहा है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, या तो प्राइवेट बन रहा है या गवर्नमेंट बन रहा है, और हर चीज तो एल&टी या बड़ी बड़ी कंपनियां एग्जीक्यूट नहीं कर रही है। जो छोटे प्रोजेक्ट है 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20-50 करोड़ का, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स। तो कंस्ट्रक्शन इज द बिगेस्ट फ्यूल फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि कुछ तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, छोटी सड़क बन रही है, खड़ंजा बन रहा है, पंचायत भवन बन रहा है, स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, वो कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी को फ्यूल करता रहता है। लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, और लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स बड़े बन जाते हैं उस जिले के लिए, वो आपके पॉलिटिशियन को फंड करते हैं। एक माइंड पर लगता है मैं इसको फंड कर रहा हूँ, मैं खुद ही नहीं कर लेता, या अपने भाई को भी नहीं लगाता, अपनी बीवी को नहीं क्यों लगाता, अपने बच्चे को क्यों नहीं लगा देता। तो दे ऑल्सो बिकम पॉलिटिशियंस, या उनकी फैमिली से कोई पॉलिटिशियन बन जाता है, राइट? और फिर जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो स्कूल भी खोल देते हैं, कॉलेज भी खोल देते हैं, कि उनको समझ में आता है कि भाई समाज के साथ जुड़ना है। तो स्कूल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंटिटी, क्योंकि वहाँ पे जो भी आपका बिजनेस सेटअप है वो तो है, लेकिन आप समाज से जुड़े हुए हैं। अगर आपके स्कूल में 2000 बच्चे पढ़ते हैं तो हर बच्चे के घर में 4-5 मेंबर है, बेसिकली आप 10-12 हज़ार लोगों से जुड़े हुए हैं। करेक्ट। तो एक पॉलिटिशियन के लिए बिकम्स अ वेरी गुड टूल टू कनेक्ट टू द सोसाइटी ऑल्सो। हुँ। और पॉलिटिशियन चलाए तो अच्छी बात, उसमें कुछ बुरा भी नहीं है मेरे ख्याल। बुरा नहीं है। कुछ बुरा नहीं है अगर वो अच्छे से चला रहा है उसके, अगर वो उससे रियल गुड डिलीवर कर रहा है तो अच्छी। लेकिन हाँ, उसका सोर्स ऑफ इनकम अगर करप्ट है तो उसकी इंक्वायरी वैसे भी होनी चाहिए। किसी का भी सोर्स ऑफ इनकम व्हिच इज नॉट अर्न फ्रॉम अ जेन्युइन मीन्स, वो तो वैसे भी स्टडी होना चाहिए, वो पॉलिटिशियन हो या नॉर्मल आदमी हो। हाँ, मैं तो खुद ही सोच रहा हूँ कि 1 लाख स्कूल खोलूँगा आने वाले समय में। 1 लाख स्कूल खोलिए, बल्कि छोटे स्कूल खोलिए। छोटे स्कूल नहीं, छोटे बट इन स्कूल छोटे-छोटे। छोटे स्कूल वाज द ऑर्डर ऑफ द डे इन इंडिया। अगर आप मैकॉले से पहले देखें तो हमारे गुरुकुल चलते थे, और नॉर्मली गुरु अपने घर और अपने अहाते, अपने आंगन में चलाता था। 40-50 बच्चों का स्टैंडर्ड गुरुकुल रेफर करता था, और गुरुजीस बहुत सारे होते थे। अगर आप उसमें स्टडी में देखें तो जब वो ब्रिटिश लोगों का इंडियन एजुकेशन एक्ट आया, जिसके थ्रू ने सारे गुरुकुल को इलीगल कर दिया, सारे गुरुजीस को इलीगल कर दिया, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर दिया। 7 लाख गुरुकुल की बात होती है। जिस समय हमारे यहाँ 7 लाख गाँव हैं, तो हर गाँव में एक गुरुकुल है, एक गुरुजी हैं वहाँ के, तो कितने सारे विद्वान लोग थे पहले। तो स्मॉल मॉडल इज़ अ ब्यूटीफुल मॉडल, क्योंकि वो इंफ्रा लेड नहीं है बहुत सारा। यहाँ पे क्या सारा पैसा इंफ्रा में लग जाता है, टीचर को आप पैसे देते नहीं है, पढ़ाई पे ज़्यादा जमा नहीं है, उस इंफ्रा पे ज़्यादा में ज़्यादा दूर-दूर से बच्चे आ रहे हैं, बसिंग हो रही है। आप हर लोकेलिटी में खोलिए, बहुत अच्छा आइडिया है। आप छोटे स्कूल खोलिए। मैं तो पिछले 1 साल से वैसे ही गुरुकुल्स में स्टडी कर रहा हूँ। भारत के अभी भी जो गुरुकुल बचे हैं, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। मैंने तो मिशन विज़न बना लिया अभी मेरा। बिल्कुल, ऐसा ही करता है। आई विल बी रेडी टू। मैं बहुत समय से एजुकेशन में काम कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। और मेरा तो फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि है ना ऐसा होना चाहिए एजुकेशन के अंदर कि कोई गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा जब
बच्चे पढ़ रहे हैं ना, कृष्ण सुदामा एक मतलब सेम, चलो सेम में नहीं पढ़े पर एजुकेशन लेवल सेम होना चाहिए। तो कृष्ण सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, कृष्ण और सुदामा एक ही जगह Right. जाके पढ़ते थे। बाद में ये नहीं होगा कि यार मुझे एजुकेशन नहीं मिली थी तो मैं कर नहीं पाया था, ये नहीं हुआ था तो मैं कर नहीं पाया था। तो वो स्टार्टिंग से अगर आप बढ़िया सा टॉपिक डाइवर्ट करा लेंगे, बहुत सुंदर टॉपिक है। जो भारत की गुरुकुल परंपरा है उसका जो बेस था वो था अर्थनिरपेक्ष, मतलब अर्थनिरपेक्ष मतलब मनी शुड नॉट बी द डिसाइडर। कि जैसा आपने कहा कि भाई कृष्ण जो एक राजवंश से आते हैं और सुदामा जो राजवंश से नहीं आते, दोनों स्कूल में पढ़ पाए, तो वो अर्थनिरपेक्ष होनी चाहिए और फिर अपनी मेरिट के हिसाब से जहाँ जहाँ जाए वो जाए। और स्कूल छोटे होने चाहिए, Correct. गुरु लेड होने चाहिए। और ये जो 40 बच्चे हैं इनसे फीस मत लो, इनसे इनके पेरेंट्स से कह दो कि इस स्कूल का मिलाकर महीने का इतना खर्चा है, अब आप ब्लाइंड कंट्रीब्यूशन कर दीजिए। ब्लाइंड मतलब पता भी ना लगे किसने कितना दिया, पता लगेगा तो गुरुजी को पता लग जाएगा सबका बिहेवियर, अरे ये अच्छा ये पैसे वाले का बच्चा है, ये पैसे वाले का बच्चा नहीं है। आप भले ही ना करें लेकिन पता तो गुरुजी को नहीं पता किसने कितने पैसे दिए। हाँ वो महीने का 50,000 रुपये खर्च हो रहा है, कंट्रीब्यूट हो गया, नहीं हुआ तो हमने फंड रेज कर लिया समाज से। पहले ये अवधारणा होती थी कि समाज के अच्छे लोगों का, विद्वान लोगों का लालन पालन, उनकी पढ़ाई समाज का काम है। आज क्या है, मेरे बच्चे का शिक्षा मेरा काम है, बस बाकी आई आई डोंट केयर। अगर समाज अच्छा नहीं होगा तो मुझे भी प्रॉब्लम होगी ना, मैं भी तो समाज में रह रहा हूँ, मैं भी तो उस गाली गलौज चोरी को फेस करूंगा ना। तो समाज को अच्छा रखना पूरे समाज की जिम्मेदारी होती थी पहले। सच ए कॉन्शियस एंड सच ए हायर ऑर्डर थॉट। इस समय हो गया मैं मेरा परिवार, तो इट्स अ वेरी अमेरिकन इंडिविजुअलाइज्ड वेस्टर्न थॉट। मैं मेरा चेंज परिवार, है सर, मैं मेरा समाज, मैं मेरा गाँव। चेंज कर देंगे सर, चेंज हो जाता है। बिल्कुल चेंज होता है, बहुत सारी चीजें हमने 10 साल में चेंज होती थी। बदलाव होता है, टाइम नहीं लगता है। बिल्कुल। अच्छा, अपन वापस टॉपिक पे चलते हैं, नाथ परंपरा की मैंने जो बात आपने जो बात करी थी, मुझे समझाइए कि सर नाथ परंपरा क्या है? जी, देखिए नाथ परंपरा बहुत एसेटेरिक परंपरा है, बहुत एसेटिक परंपरा है। हम्म। और इसकी ओरिजिन्स हम आदिनाथ शिवा से ट्रेस करते हैं। तो शिवा का एक नाम आदिनाथ भी है। तो अगर आप आदिनाथ से ट्रेस करते हुए आएंगे, जिन्हों कहते हैं जो पहले योगी थे, आदि योगी, द फर्स्ट योगी, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीजें दी, मतलब पाणिनि को जो व्याकरण के सूत्र दिए वो भी शिवा ने दिए, कि शब्द क्या है, अक्षर क्या है, उनको व्याकरण में कैसे परोना है। दैट बिकेम द ग्रामर फॉर द होल वर्ल्ड लेटर। और पहली जो योग की मुद्राएं हैं, योग के आसन हैं, वो भी दिए। उसको बाद में अलग अलग लोगों ने, कहीं पे धन्वंतरी ने, कहीं पे पतंजलि ने योग सूत्रों में बांधा। उसी से नाथ परंपरा भी निकलती है जो यौगिक परंपरा है। और उसी में फिर गोरक्षनाथ आते हैं, मत्स्येंद्रनाथ आते हैं, और मॉडर्न में देखें तो दिग्विजयनाथ आते हैं, महंत बद्रीनाथ आते हैं, योगी आदित्यनाथ आते हैं। तो ये सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन आदिनाथ की शिवा के वाहक है योगी आदित्यनाथ। आदिनाथ शिवा की वो परंपरा आ रही है। हाँ। और योगी आदित्यनाथ केवल गोरखनाथ मठ के मठाधीश नहीं है, वो अखिल भारतीय नाथ परंपरा के भी अध्यक्ष हैं। तो जो कर्नाटका का नाथ संप्रदाय का उडुपी मैंगलोर में जो मठ होगा, उसमें योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी होगी, नॉट एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, एज अ परंपरा वाहक ऑफ नाथ परंपरा। ऐसा असम में भी होगा, ऐसा अफगानिस्तान में भी होगा, इस समय होगा। अगर आप अफगानिस्तान के किसी नाथ परंपरा, जो अफगानिस्तान में है इसलिए मैं अफगानिस्तान का नाम ले रहा हूँ, नाथ परंपरा के मंदिर में चले जाएंगे, वहां के मठ में और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, इष्ट देव की परंपरा के एक अपने गुरु की तरह लगी होगी। सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको भी। आपको पता होगा नेपाल में अभी जो जेनजी मूवमेंट हुआ, उसके पहले राजा वापस आ गए। आपको पता है राजा की फैमिली के साथ क्या हुआ था, सबको शूट आउट कर दिया था, पूरी फैमिली रातों रात, जो बचे एक दो लोग, उन पूरी फैमिली रातों रात विदेश वेस्ट चली गई। अभी राजा वापस आके कैंपेन मोड में पॉलिटिक्स में फिर से दाखिला कर रहे हैं। और करीब 1.5 साल पहले, जेनजी मूवमेंट तो अभी हुआ है, उसके पहले उन्होंने एक बड़ी एक यात्रा निकाली शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए। उसके अगर आप पोस्टर देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, है ना। नेपाल में यात्रा चल रही है, उसमें उनके पोस्टर हैं, उनके पिताजी के, मतलब जो राजा जी, उनके पोस्टर। तीसरा पोस्टर किसका है? योगी आदित्यनाथ का। आपने कहा योगी आदित्यनाथ का पोस्टर नेपाल में क्यों कर रहा है? लोग हाँ। लोग उसमें जिनको समझ नहीं है वो कहते हैं, अरे योगी आदित्यनाथ मतलब कुछ फॉरेन पॉलिसी में इंटरवीन कर रहे हैं क्या? वो योगी आदित्यनाथ उनके, क्योंकि गोरक्षनाथ उनके इष्ट देव हैं। और गोरक्षनाथ की परंपरा के करंट वाहक कौन है, करंट गुरु कौन है? योगी आदित्यनाथ। वो योगी आदित्यनाथ, इतनी पुरानी एस्थेटिक परंपरा है। तो आप अगर आप गोरखपुर के मंदिर जाएंगे तो वहां पे जो सबसे बड़ी परंपरा है वह है धूनी की। धूनी मतलब आपको कोई एक फ्लेम जल रही होगी, और ऐसा माना जाएगा कि कोई सिद्ध वहां पर है। और वहां पे जो जो जैसे आप देखेंगे तो वहां पे महंत बद्रीनाथ, गोरक्षनाथ, उनकी सबकी प्रतिमाएं लगी होंगी, मूर्ति, फोटो नहीं, प्रतिमाएं। उनके नीचे उनका संस्कार हुआ होगा उसी भूमि पे, जहाँ पे उनकी मूर्ति होगी उसी के पीछे उनका अंतिम संस्कार भी हुआ होगा। अगर आप मेरी फिल्म देखेंगे तो परेश रावल जो महंत बद्रीनाथ बने हैं, तो जब उनका निधन होता है तो उनके शरीर को एक, अगर मैं मॉडर्न फॉर्म में कहूँ, एक सोफे जैसी पालकी में बिठा के घुमाया जाता है। मृतक शरीर को, मृतक शरीर को एक तरह से सोफे जैसी एक चीज में, जिसमें बैठे हैं, वो बैठे मतलब एक मृतक शरीर बैठा है,
और सब लोग उसको श्रद्धांजलि देते हैं और वो शरीर भी आपको लगेगा हिंदू परंपरा में तो जलाना होता है, ये तो मुस्लिम ईसाई परंपरा है, लेकिन हमारे यहाँ साधुओं के शरीर के साथ एक डिफरेंट ट्रीटमेंट करा जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि वो सिद्धलीन हुए हैं वर्सेस एक नॉर्मल गृहस्थ नॉर्मल व्यक्ति है। तो या तो उनकी अलग अलग परंपराएं हैं, उनकी परंपराएं उनके शरीर को पत्थरों से बांध के नदी में डाल दिया जाता है, या उनके शरीर को शरीर डाल दिया जाता है, क्योंकि वो समाधि में माने जाते हैं। वो अभी अपना जो हमारा स्थूल शरीर जिसको हम ये बॉडी के फॉर्म में देते हैं, उसमें उनको आपको तो लग रहा है कॉन्शियसनेस चली गई इन मॉडर्न मेडिकल टर्मिनोलॉजी जिसे कहते हैं हार्ट डेड और ब्रेन डेड, लेकिन यौगिक परंपरा से वो शरीर अभी है, वो एक साधना में है, तो वो वैसा वैसा चला जाता है। तो उसी के ऊपर एक धुनी चल रही होती है, तो एक लाइव परंपरा भी मानी जाती है। गुरु गुरु का प्रेजेंस अभी भी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बड़ी सामाजिक परंपरा भी है वो, मतलब वो केवल अपने जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसमें नहीं रहेंगे, जो देश में चल रहा है उसके साथ रहेंगे वो। करेक्ट। तो आपको दिखेगा कि गोरक्षनाथ के जितने भी अनुयायी हैं वो अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़े बड़े स्टेल्थ फॉर्म में लड़ रहे हैं, बड़े छुपे फॉर्म में लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं? मान लिया गोरखपुर एरिया से कोई ट्रेन जा रही है गोरों की, उसमें कोई रसद जा रही है, उसमें असला जा रहा है, उसमें वेपन जा रहे हैं, वो उसमें धावा बोल के उसको चुरा लेंगे और अपने स्वतंत्रता सेनानियों को दे देंगे। वो खुद नहीं बैटलफील्ड में आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ काम करेंगे। और इसी चक्कर में ये जो चोरी होती थी ट्रेनों में, गोरों ने इसको बोलना चाहिए गोरख धंधा, और वो वर्ड बन गया गोरख धंधा। तो हम लोगों को कभी गोरख धंधा शब्द नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वो गोरख धंधा था अंग्रेजों के खिलाफ। अच्छा। गोरखनाथ मूवमेंट का जो धंधा था, क्या करने का था? मतलब रसद ले लो, अन्न ले लो, जो शिपमेंट जा रहा है वो ले लो, और किसको दे दो? अपने स्वतंत्रता सेनानी को दे दो, Correct. अपने फ्रीडम फाइटर्स को दे दो। हाँ, तो उसको गोरख ने गोरखधंधा बना दिया और हम लोग बड़े कैजुअली यूज करते हैं, तो वो पार्ट। दूसरा, अगर आप राम मंदिर का मूवमेंट देखें, तो राम मंदिर का मूवमेंट 1949 में शुरू होता है, जब मूर्तियां आती हैं, उसके बाद एक बड़ी आरती और राम भजन शुरू हो जाते हैं अयोध्या के मंदिर के बाद। वो शुरू किसने करे? महंत दिग्विजयनाथ ने, जो योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु हैं। और उसके बाद जब राम मंदिर की पहली कमेटी विश्व हिंदू परिषद बनाता है, अशोक सिंघल जी बनाते हैं, उसके 5-6 कमेटियां बनी, उसके सबके अध्यक्ष महंत अवैधनाथ रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अशोक सिंघल जी थे, लेकिन अशोक सिंघल जी हर समय चाहते थे कोई संत ही बने, तो महंत वैद्यनाथ ही उसके अध्यक्ष होते हैं। और देखिए कितना अच्छा संयोग है, देवयोग है, कि जब मंदिर बना था योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है, वो मुख्यमंत्री हैं। तो वो जो सामाजिक परंपरा है वो भी चली आती है, केवल कि अपनी पूजा पाठ तो करेंगे, लेकिन समाज की जो नीड है, जो अंग्रेजों के समय स्वाधीनता की नीड है और अभी हिंदू पुनर्जागरण की नीड है, तो उसमें भी वो रहेंगे। और उन्होंने ये भी मान लिया कि राजनीतिक सीट उस सोशल मूवमेंट को फास्ट करती है, कैटलाइज करती है, इसलिए राजनीति से भी परहेज नहीं है। नहीं तो रहता संत परंपरा में भी राजनीतिक गुनाह है, वो तो गंदी चीज है। तो जो गुरेज नहीं है, और वो कहते नहीं है योगी आदित्यनाथ कि भाई मैं मठ में रह के इतना काम कर पाऊंगा, चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर रह के इतना सारा काम कर पाऊंगा। तो इट्स अ लीवर फॉर चेंज फॉर मी, दैट्स ऑल। इट्स नॉट एंजॉयमेंट ऑफ फ्रूट्स ऑफ पॉलिटिक्स, इट्स अ लीवर ऑफ चेंज फॉर मी। मठ, फिर मठ आई कैन डू दिस मच विद अ पॉलिटिकल सीट, आई कैन डू लार्ज सोशल चेंज। अखिलेश यादव जी को कैसे देखते हो आप? अखिलेश यादव जी 10 साल से सत्ता से बाहर एक हारे हुए नेता हैं। अब कुछ स्टेटमेंट्स दे के जाति समीकरण बिठा के वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अखिलेश यादव एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, और जो भाजपा का अश्वमेध यज्ञ है, जिसमें वो पूरे भारत को जीत रहे हैं, उसमें पार्टीज तो कहीं हो सकती है, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स हैं वो कुछ ही बचे हैं। शरद पवार थे, उनका किला ढह गया। लालू यादव थे, उनका किला ढह गया, है ना? अगर आप 2 सक्सेसिव इलेक्शन हार जाते हैं तो मतलब ज्यादा कुछ बचता नहीं आप में। जो फोर्ट होल्ड कर रहे हैं वो है ममता बनर्जी, वो अखिलेश यादव, वो थोड़ा बहुत कह सकते हैं डीएमके, अरे स्टालिन, जो 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 लोकल पार्टीज है होल्ड कर देंगे। अखिलेश यादव के पास एडवांटेज क्या है, और जो मेरी सलाह भी होती है, जितनी भी डायनेस्टी पार्टीज हैं, जो सारी हैं भारत में, भाजपा और लेफ्ट को छोड़ के सारी डायनेस्टी अब ऊपर से शुरू कर दीजिए। करेक्ट है ना? वो मुफ्ती से लेकर अब्दुल्ला से लेकर यादव से लेकर गौड़ा से लेकर, आपने देखा सारी सारी डायनेस्टी पॉलिटिक्स है। जितनी भी डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, दे शुड मेक श्योर दे शुड हैव लार्ज फैमिलीज, क्योंकि जितने भी डायनेस्टी लोग थे जिनकी लार्ज फैमिलीज नहीं थी, वो चला गया। ममता के पास एक भतीजा है बस केवल, है ना? वो अगर वो आगे पीछे हुआ, अगर वो नहीं परफॉर्म कर पाया, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मायावती जी क्यों खत्म हो गई इतना बड़ा अंपायर होने के बाद? उनका भी एक भतीजा, खुद की अपनी फैमिली नहीं है, खत्म। अखिलेश यादव हैज अ लार्ज फैमिली, राइट? मतलब मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव तो डिसेंडेंट है, मुलायम सिंह यादव, उनके 3-4 भाई, सबके बच्चे, सबकी बीवियां। तो इट्स लाइक एक टाइम था जब मुलायम सिंह यादव अपनी पीक पे थे। मैंने अपनी दूसरी किताब में योगी आदित्यनाथ के लिखा है, कम से कम 40 लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में पोजीशन होल्डर थे। लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर, विधानसभा, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, गन्ना समिति, दैट समिति, दिस कोऑपरेटिव, 40 लोग एक्टिव पॉलिटिक्स, हाई पॉलिटिक्स में थे। मतलब परिवारवाद की डेफिनेशन, चलती फिरती डेफिनेशन थे मुलायम सिंह यादव एक समय पर।
तो क्योंकि उनके पास इतने सारे लोग थे, अपने लोग, मतलब अपने पहचान के लोग नहीं, अपने लोग। अपने परिवार के लोग जो शादी ब्याह में एक साथ ही बैठ जाते हैं सारे लोग, अपने ही लोग थे। मतलब मेरी बेटी ये है, मेरी साली वो है, मेरी बहू वो है, मेरा बेटा वो है, मेरे चाचा का बेटा, मेरे ताऊ का बेटा, दैट वाज़ फैमिली। तो अखिलेश यादव के पास ये एडवांटेज है कि उनकी उम्र अभी पॉलिटिक्स के लिए बहुत कंडुसिव है, 53-54 के हैं और उनके पास ये समीकरण है, उनके पास एमवाई समीकरण है। जो कांग्रेस ने एक फ़ॉर्मूला दिया चुनाव जीतने का, मुस्लिम को अपीज़ करो, उनको साथ दिखाओ, हिंदू को हिंदू मत बोलो, हिंदू को बोलो तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम इस जाति में हो, उनमें से किसी एक जाति को कॉप्ट कर लो, एम और एक जाति को मिलाओ और आपको यू हैव अ विनिंग फ़ॉर्मूला। क्योंकि फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में 28-30% में आप चुनाव जीत जाते हैं। भाजपा ने, मोदी ने आके, अमित शाह ने आके वो गेम को बिगाड़ दिया, है ना? उन्होंने कहा कि हिंदू को कंसोलिडेट करूँगा मैं, हिंदुत्व के प्लैंक पे, राम मंदिर के प्लैंक पे, कॉरिडोर्स के प्लैंक पे, है ना? कुंभ के प्लैंक पे मैं उनको कंसोलिडेट करूँगा और मैं उनको अपनी गवर्नेंस से इतना मंत्रमुग्ध कर दूँगा कि वो गवर्नेंस के लिए वोट देंगे। वो हिंदू फोल्ड से बाहर आके वोट देंगे। वो एज़ अ बेनिफिशियरी वोट करेंगे। तो उन्हें बेनिफिशियरी कौन और हिंदुत्व कौन, उन्होंने कंसोलिडेट करके ये जो जाति वाली समीकरण को खत्म नहीं कर दिया, लेकिन डाइल्यूट कर दिया बहुत ज़्यादा। तो वो जो टिपिकल एमवाई फ़ॉर्मूला था कि मुस्लिम और यादव को मिलाओ, सरकार बनाओ, चलते रहो। काम-वाम करने की थोड़ी बहुत काम करके दिखा दो, उसको थोड़ा टॉम-टॉम कर दो, तो फ्रॉम मीम भीम टू एमवाई सब डिसॉल्व हो गया। वहाँ पे अखिलेश यादव प्रूव कर पाएँगे अपने आप को, दिखता नहीं है। आप पे काउंटर होगा कि 24 में तो कर दिया। 24 वाज़ अ फ्लूक, 24 वाज़ अ फ्लूक। क्यों मैं उसे फ्लूक कर रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने एक शगुफा छोड़ा कि भई संविधान बदल जाए। वो 400 पार को उन्होंने स्मार्टली यूज़ कर दिया। संविधान बदल जाएगा, रिज़र्वेशन चला जाएगा, खटाखट वो 8,000 10,000 रुपए आ जाएँगे। तो लोगों ने उस समय तो बिलीव कर लिया। लेकिन जैसे ही बायपोल हुए अगले 9 सीटों पे, उसमें दे वर थ्रैश्ड विदिन कपल ऑफ मंथ्स। इनफैक्ट जो अयोध्या की सीट, जो बहुत बात हुई जिसकी, जिसमें अवधेश प्रसाद जीत गए, जो 9 बार के विधायक थे मिल्कीपुर से, जब उनकी सीट पे दोबारा उपचुनाव हुआ, उनका खुद का लड़का लड़ा, ही वाज़ ब्रूटली थ्रैश्ड, है ना? वो 70-80 हज़ार वोट से हार गया। तो अखिलेश यादव के पास इस एम-वाई फ़ॉर्मूला के बियॉन्ड एक्सपैंड करने की मुझे लगता है कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की राजनीति साइकिल की, सच में साइकिल की राजनीति थी। वो साइकिल-साइकिल घूमते थे, वो अडॉप्ट करते थे, पेट्रोल पंप वाले को जो टपरी है, जो वहाँ चाय की दुकान है, उनकी पॉलिटिक्स थी कि जब मैं सरकार में आऊँ तो ब्लेटेंटली एक पर्टिकुलर जाति के लोगों को, एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को बेनिफिट दिलवाऊँ। उन खास ज़िलों में इलेक्ट्रिसिटी आए, उन खास पर्वों पे, त्योहारों पे जो खास धर्म के हैं, उसी में केवल सेलिब्रेशन हो। तो उन्होंने सीधे-सीधे कहा, जब उन्होंने राम मंदिर पे गोलियाँ चलाई, उन्होंने कहा कि अगर मुझे मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए और गोलियाँ चलानी पड़ती और जीता। ये कौन ब्लैटेंटली बोलेगा? मतलब उनकी पॉलिटिक्स में ब्लैटेंटली था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। अगर वो मेरी कम्युनिटी के हैं तो मैं उनको बचाऊँगा ही बचाऊँगा। ये सब ब्लैटेंटली बोल रहे हैं। मतलब कल्याण सिंह एक लॉ लाते हैं कि एग्ज़ाम्स में चीटिंग नहीं होनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव कन्विंसिंग करते हैं कि ये चीटिंग वाला लॉ मैं हटा दूँगा। मतलब ऐसा भी नहीं कि साइलेंटली, मतलब खुले आवाज़ है ये। ही वाज़ ओपन अबाउट हिज़ ब्रेज़ननेस। और यहाँ तक कि अखिलेश यादव, जो ठीक-ठाक पढ़े-लिखे हैं, वो सैनिक स्कूल से पढ़े हैं, फिर वो उन्होंने कर्नाटका से अपनी इंजीनियरिंग करी है, फिर वो ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ने गए। वो अलग बात है कि आलस में अपनी डिग्री आधी छोड़ के आ गए। वो सारे बड़े जो पिताश्रीज़ होते हैं, उनकी औलादों के साथ यही होता है, मेहनत करने की आदत नहीं होती है। और ऐसा था, उनको शायद 10,000 वर्ड की डिसर्टेशन लिखनी थी। तो उन्होंने कहा, भई मैं ये सब नहीं करने आया, थोड़ा मज़ा-मस्ती करने आया था ऑस्ट्रेलिया। और तो वापस उन्होंने डिग्री पूरी भी नहीं करी। तो आपने देखा होगा अपना जो इलेक्शन का पर्चा है, अपनी वेबसाइट में लिखते हैं स्टडीड इन ऑस्ट्रेलिया, ये भी बड़ी ट्रिक है। लेकिन जो इलेक्शन का पर्चा है उसमें केवल कर्नाटका वाली डिग्री लाते हैं, क्योंकि वहाँ की डिग्री नहीं है। तो ये जो अखिलेश यादव के साथ है कि उनके पास, उनको उनको हाथ में तो एम-वाई फ़ॉर्मूला मिला है, लेकिन इसमें वो एडिशन बहुत कम कर पा रहे हैं। उनकी मेहनत की आदत नहीं है। आपने अखिलेश यादव को कभी धरना प्रदर्शन करते देखा क्या? किसी जिले में जाते देखा क्या? जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो नोएडा में नहीं जाएँगे, सरकार चली जाएगी, बिजनौर में नहीं जाएँगे, सरकार चलेगी। ऐसे उम्मन से तो सरकार चलाते थे। नोएडा की कोई चीज़ होती थी तो उसको वो ऑनलाइन लॉन्च करते थे। योगी आदित्यनाथ पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो हर जिले में नहीं गए हैं। हर जिले में तो गए ही हैं। हर जिले में कई-कई बार जा चुके हैं। उन्होंने कहा, भई नोएडा में जाने से सरकार जाती है तो जाने दो, है ना? मुझे ऐसे में किसी जिले को ट्रीट या मिसट्रीट नहीं करूँगा। तो माने अखिलेश यादव एंडाउड है, सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन उस तरह की मेहनत, जैसे मैं आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल बताऊँ, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में बड़ी इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी है। एक तो ऐज बिल्कुल है। ये 53 के हैं, 54 के हैं, बिल्कुल सेम ऐज के हैं। योगी आदित्यनाथ ने मास्टर्स करते-करते बीच में छोड़ दिया। अखिलेश यादव ने मास्टर्स करते-करते बीच में छोड़ दिया। सो दोनों एक तरह से मास्टर्स ड्रॉप आउट हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है कि योगी आदित्यनाथ और दोनों ग्रेजुएट्स हैं, दोनों मास्टर्स ड्रॉप आउट हैं। योगी आदित्यनाथ ने मास्टर्स क्यों ड्रॉप आउट करा? संन्यास लेने के लिए। अखिलेश यादव ने मास्टर क्यों ड्रॉप आउट करा? अपने आलस के लिए। तो एक तपस्या का प्रतीक है, आलस्य का प्रतीक है। ये सिंपल कंपैरिज़न है मेरे ख्याल से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का। थोड़ी-सी यूपी बिहार वाली बात कर लेते हैं। अभी जैसे बिहार में नए सीएम की उपाधि मिल गई है बिल्कुल, सम्राट चौधरी। और ऐसे-ऐसे वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, जो देख के लगता है कि
सीएम साहब ऐसे हैं क्या? जैसे मतलब आप बताइए, मैंने आपने कौन सा वीडियो देखे? कभी वो कोई गाड़ी आए सैनी खाते हुए, कभी कुछ पंबल करते हुए, अलग तरीके से बात करते हुए, जिस तो ये क्या नैरेटिव चलाया जा रहा है या फिर वास्तव में सम्राट चौधरी जी बहुत अच्छा व्यक्तित्व है बिहार के, मतलब एक अच्छे प्रतिनिधि है बिहार के लिए? देखिए हम लोग जिस तरह से अभिषेक राजनीति को देखते हैं उसका लेंस हमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से साफ करना होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल करना होगा, है ना? बिहार में 25 साल पार्टनर या कोलिशन सरकारों में रहने के बाद बीजेपी ने पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाया है। एक तरह से आलोचना अगर मैं बीजेपी की साइड से करूं तो बीजेपी का कार्यकर्ता भी आलोचना कर सकता है कि भाई बीजेपी जो बिहार में काफी एक्टिव है, इतने सारे सांसद देती है, वहां से बड़े बड़े नेता हैं, राजीव प्रताप रूडी से लेकर रविशंकर प्रसाद तक, उन्हें बाहर से चीफ मिनिस्टर क्यों लाना पड़ा? एक तरह से टेक्निकली वो बाहर से 2018 में भाजपा में आए, उसके पहले वो आरजेडी और जेडीयू दोनों में रहते। करेक्ट। ये आप डिबेट कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि आप एक खुद एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन, राइट? उसमें दो तरह की चीजें इन्वॉल्व है। उसमें एक आइडियोलॉजी है, उसमें गवर्नेंस का स्टाइल है और उसमें एक्टर्स हैं। एक्टर्स मतलब लीडर्स हैं, उसमें हीरोज हैं और एक कार्यकर्ता है। तो बहुत बार आपको ये पॉलिटिकल एक्टर्स इंटरनली अपने सिस्टम से आते हुए मिलेंगे, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ, कि भाई आपके यहाँ जो बच्चा जूनियर ज्वाइन करा था वो आपका वो टेक लीड है, ऐसा होता है। हाँ, लेकिन बहुत सारी बात ऐसे भी होती है, आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट आया और आपको किसी को बाहर से लेना पड़ा, और तब अंदर वाला आदमी को आपने देखा होगा, एम्प्लॉइज में होता है, यार मुझे प्रमोट कर देते, बाहर से क्यों लिया इसको? लेकिन यू एज ए हेड ऑफ द कंपनी, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नो कि कई बार आपको इंटरनल ग्रूम करना पड़ता है, कई बार आपको बाहर से लेना पड़ता है फॉर क्विक ग्रोथ, क्योंकि हर बार आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती। लेकिन जो बाहर से भी आया उसको आपकी आइडियोलॉजी पे फिट होना पड़ेगा, अगर वो फिट नहीं हो पाया तो मिसफिट होकर बाहर चला जाएगा। करेक्ट। तो इसके दोनों तरह के एग्जाम्पल है भाजपा के लिए। तो भाजपा लार्जली ऑर्गेनिक ग्रोथ की पार्टी, लेकिन जहां उनको ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं हो पा रही, जहां उनकी प्रेजेंस नहीं है, तो उन्हें हेमंत बिस्वा को बाहर से बोरो करा। करेक्ट। बाहर से लेके आए वो, हेमंत बिस्वा को पहले सेंटर में रखा, उनको अपनी आइडियोलॉजी में अलाइन करा, देखा कि वो अपनी आइडियोलॉजी से अलाइन हो नहीं पाते हैं, तब तक आसाम में सोनेवाल को चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन हेमंत बिस्वा का एक चीफ मिनिस्टर का ज्यादा फ्लेयर था, तो हेमंत बिस्वा वापस गए, वो चीफ मिनिस्टर, और वो केवल आसाम नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट एक तरह से भाजपा के लिए वो लीड कर रहे हैं, उसमें वो लीडरशिप दे रहे हैं। जैसे अभी शुभेंदु अधिकारी एक बाहर से आए हैं लेकिन डेवलप हो रहे हैं। ऐसे ही चाहे वो रीजनल कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो कास्ट कॉम्बिनेशन, और सम्राट चौधरी को नए पॉलिटिशियन नहीं है। एज अ पॉलिटिशियन ही इज इन स्पेस फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 20-25 ईयर, चाहे उनकी स्टूडेंट राजनीति से लेकर वो पहली बार एमएलए बने से लेकर वो 25-30 साल की राजनीति है। तो उन्होंने अपने आप को सही समय पे सही कास्ट कॉम्बिनेशन से, सही रीजनल कॉम्बिनेशन से वो सही जगह आ गए। एक जो राजनीतिक है वो समाज से उठ के आता है ना? तो वो समाज से जब उठ के आता है तो वो बहुत सारी चीजें लेके आता है साहब। तो हम क्या करते हैं, उसकी किसी एक चीज पे, उसकी पढ़ाई पे, उसकी पर्सनल हैबिट पे, उसकी किसी बात पे, उसके कोई स्टेटमेंट पे, उसके 25 साल के राजनीतिक जीवन में कोई एक चीज निकाल के ले आते हैं और उसके अराउंड में इधर या इधर स्टोरी। वो रील में तो क्लिकबेट हो सकता है, हाँ। लेकिन वो एक राजनीति की बड़ी समझदार स्टडी नहीं है ना, ठीक है? एक वायरल रील राजनीति की स्टडी नहीं है। तो राजनीति की स्टडी देखिए कि उनका करियर क्या था, उनको क्यों बनाया होगा, है ना? उनको बनाने के कई कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका नीतीश कुमार की सबको पता है, उनकी उनकी जो सेहत है वो वैसी नहीं है ना? नीतीश कुमार आई थिंक पहले चीफ मिनिस्टर रहे होंगे जिनको गवर्नेंस के नाम पे जाना गया, जिन पे गवर्नेंस पे इंग्लिश में पॉलिसी की बुक्स लिखी गई कि कैसे उन्होंने गन कंट्रोल करा, कैसे उन्होंने सड़कें बनाई, कैसे उन्होंने लालू के गुंडा राज को खत्म करके बिहार को कम से कम एक डिसेंट स्टेट में, टेक ऑफ स्टेज में लाया, जिसको एक नया मुख्यमंत्री चाहिए। और जब नीतीश कुमार जाएंगे तो जो जेडीयू का कैडर होगा उसको लगेगा ना कि मेरा लीडर तो अब जा रहा है, उसको ये सब, वो इतना इमोशनल होगा, उसको ये नहीं लगेगा कि तबीयत खराब हो गई, नहीं हो गई, है ना? उसको ये ना लगेगा कि बीजेपी बुलडोज कर रही है, ऐसा लग सकता है। तो उन्हीं के कैडर के बीच में से एक आदमी को उन्होंने बना दिया, उसका जिसका जाति समीकरण भी फिट था, और एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो ट्रेन भी हुए उनके साथ बहुत समय तक। तो मेरे ख्याल से उन काउंट्स पे ही इज ए गुड नेम, और उनके पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक मॉडल क्रिएट करने की, जो नीतीश कुमार ने अपने पहले 5 साल 6 साल में क्रिएट करा एक मॉडल। तो जैसे योगी, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के थे, उन्होंने गुजरात मॉडल क्रिएट करा, योगी आदित्यनाथ ने यूपी मॉडल क्रिएट करा, आसाम से एक मॉडल निकल के आता है, महाराष्ट्र से एक मॉडल निकल के आता है। तो बिहार से इस समय बिल्कुल नई स्लेट है, उस पे नीतीश कुमार के फुटस्टेप्स फॉलो करते हुए सम्राट चौधरी के लिए बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है नया मॉडल क्रिएट करने का, और एक लीडर ऑल्सो ग्रोज, राइट? करेक्ट। आप नरेंद्र मोदी की स्पीच, हु इज वन ऑफ द बेस्ट ओरेटर इन द वर्ल्ड,
राइट? नरेंद्र मोदी की 20 साल पुरानी स्पीच देखिए, यू विल नॉट फाइंड इट वेरी इफेक्टिव। आप अमित शाह की स्पीच देखिए 10 साल पहले पार्लियामेंट में, ही वाज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। आप अभी जो कुछ समय पहले 3-4 बड़ी स्पीचेज़ हुई हैं, चाहे वो वुमेन रिजर्वेशन बिल पे हुई हो, चाहे वो नक्सलवाद पे हुई हो, ओह माय गॉड! दे क्लासिक स्पीचेज़। आज से 20 साल बाद वो पढ़ी जाएँगी। वो क्लासिक स्पीचेज़ हैं जिसमें तर्क भी है, जिसमें सटायर भी है, जिसमें फैक्ट भी है, इसमें नैरेटिव भी है, वो सब पावर पैक्ड है। तो एक पॉलिटिशियन भी ग्रो करता है, तो आई एम थिंक सम्राट चौधरी एक बिल्कुल सही पाथ पे हैं और दैट्स अ गुड अपग्रेडेशन ऑफ अ लीडर आई थिंक। वापस योगी आदित्यनाथ जी पे चलते अपन। जी। और शंकराचार्य जी और योगी आदित्यनाथ जी पे फाइट बहुत देखी जाती है, वो बार बार कटाक्ष करते हाँ, हैं वो एक शंकराचार्य जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उनके बीच में हाँ। तो क्यों चलती है सर इतना, मतलब वो बोलते हैं कि ये आप एक तो हिंदूवादी हैं, तो आप हमको बार बार क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, और बार बार बहुत अग्रेसिव देखे जाते हैं हर वीडियो में। हाँ, मतलब शंकराचार्य ज़्यादा अग्रेसिव दिखते हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो एक आध बार बोला है कुछ उनके उनके संदर्भ में। देखिए इसमें 3-4 लेयर्ड है ये कन्वर्सेशन। आपको पता है हमारे यहाँ 4 मठ हैं जो आदि शंकराचार्य ने अ, एक समय पे एस्टैब्लिश किए थे। पूरे भारत का पैदल कई बार भ्रमण करके उन्हें एस्टैब्लिश किए थे। और अब स्थिति ऐसी आई है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी कुंभ में 100 मीटर भी चलने को तैयार नहीं है। मतलब वो मठ स्थापित कैसे हुए? फिर से बात बता रहा हूँ कि आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत का पैदल भ्रमण करके, कई बार भ्रमण करके सारे अखाड़ों को उस तरह से स्थापित करके, कुंभ की महत्व को फिर से उसमें इंटेलेक्चुअल तिंज देने के बाद ये अखाड़े एस्टैब्लिश करे, ये मठ एस्टैब्लिश करे, ये पीठ है एस्टैब्लिश करी। और उसके जो अभी के मठाधीश हैं, वो 50 मीटर नहीं चल रहे। पहली बात यहाँ से शुरू होती है। जब भी मैं किसी संत को सुनता हूँ, मैं मुरारी बापू को सुनता हूँ, तो मुझे रामायण का ज्ञान मिलता है। मैं योगी आदित्यनाथ को सुनता हूँ, तो मुझे नाथ परंपरा के बारे में पता लगता है। मैं बाबा रामदेव को सुनता हूँ, मुझे योग की परंपरा मिलती है। मुझे सद्गुरु को सुनता हूँ, तो वेदांत की बात पता लगती है। जब मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को सुनता हूँ, तो मुझे केवल राजनीति सुनाई देती है कि वो अतीक अहमद को गलत मार दिया, वो सीए तो हट जाना चाहिए था, वो 370 ऐसा है, वो अब अगले मुख्यमंत्री तो ठाकरे परिवार से बनेंगे, अखिलेश परिवार से बनेंगे। तो वो एक पॉलिटिकल बातें करते हुए याद दिखते हैं। कभी मैंने उनको कोई सामाजिक बात पे, कभी कोई धार्मिक बात पे उनका कोई व्याख्यान सुना नहीं, वायरल नहीं हुआ। ये दूसरी बात मैं स्थापित करता हूँ। तीसरी बात, उनका जो शंकराचार्य टाइटल है, वो डिस्प्यूटेड नहीं है। लोग कहते हैं डिस्प्यूटेड है, वो टाइटल बाय कोर्ट उनको लगाने से रिफ्रेन किया गया है। तो उनका जो शंकराचार्य का टाइटल है, वो केवल अवॉइडेड नहीं है, वो लीगली बैन है। तो अगर शंकराचार्य वो लगा रहे हैं, तो एक तरह से वो इल्लीगल काम कर रहे हैं। बैन कर दिया है। तो कोर्ट ने बैन कर दिया था। तो हुआ क्या, जब वो शंकराचार्य, उनके जब गुरुजी का देहांत हुआ, तो अगले ही दिन वो एक वसीयत लेके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने अपना पट्टाभिषेक कर दिया। मान्यता क्या होती है कि जब भी कोई शंकराचार्य बनता है, तो पहले तो जो बची हुई तीनों पीठें हैं, वो उसको अनुमोदित करती हैं कि हाँ, सत्यापित करती हैं, वैलिडेट करती हैं। या एक विद्वत परिषद होती है जिसमें एक तरह का चयन होता है ना? जो आपका ब्रह्म वाक्य होता है। हर हर चारों मठों में से एक का सबका एक अपना ब्रह्म वाक्य होता है, अपना श्लोक होता है, अपनी एक परंपरा होती है, अपना एक वेद होता है। उस पे आपको एक भाष्य लिखना होता है, एक टीका लिखनी होती है, उस पे एक थीसिस लिखनी होती है। तब आप कैंडिडेट बनते हैं उसके। उस कैंडिडेट बनने के बाद आपके गुरु आपको अनुमोदित करते हैं, विद्वत परिषद आपको अनुमोदित करती है। वो जो वसीयत है वो डिबेटेड है, क्योंकि उनके गुरु कैसे भी बड़ी एंटी वसीयत थे। वो वसीयत की परंपरा में मानते नहीं थे। उनके गुरु कहते थे कि विद्वत परिषद ही चुनाव करेगी, और वो खुद भी विद्वत परिषद चुने गए थे। तो जो गुरु विद्वत परिषद को ज़्यादा मानता है, कभी विल के फेवर में नहीं, वो विल क्यों लिखेगा? जो पूरे जीवन वो लड़ाई लड़ते रहे। तो वो विल डिबेटेड है। और फिर जब तीनों पीठों में से एक पीठ ने कोर्ट में जाके चैलेंज कर दिया इनके पट्टाभिषेक को, तो कोर्ट ने कह दिया कि ये पट्टाभिषेक इनवैलिड है और ऐसा कोई भी पट्टाभिषेक नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी राजतिलक नहीं हो सकता। तो वो शंकराचार्य का टाइटल गलत यूज करा, इसी को योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज कर दिया, उसी को एडमिनिस्ट्रेशन ने चैलेंज कर दिया कि मैं आपको वाला प्रोटोकॉल नहीं दे सकता जो गिवन है। तो और वो अब जब उनका वो चैलेंज हो रहा है, बल्कि एक एक कोर्ट में या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट दिखाया, बहुत पुरानी बात है शंकराचार्य जी ने, कि प्रियंका गांधी ने मुझे शंकराचार्य लिख के बधाई दी, इसलिए मैं शंकराचार्य हूँ। अब ये कैसा है भाई, आप प्रियंका गांधी से, कांग्रेस से कुछ साठगांठ करके आप अपने आप शंकराचार्य लिखवा दें और अपने आप को अनुमोदित कर दें, तब उनको फिर कोई कांग्रेसी शंकराचार्य भी कहेगा। तो उनकी बातें बड़ी विवादित है, और मेरे ख्याल से हम लोग प्लेस भी नहीं है उसको डिबेट डिस्कस करने के लिए। वो विद्वत परिषद और बाकी
तीनों पीठों को मेरे ख्याल से इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज के लिए हानि है। क्योंकि अभी बोलते हुए मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये सब बोलते हुए, क्योंकि वो मेरे लिए रेवर्ड पीठ है और वो संत तो है, वो स्वामी तो है, उनको उनके गुरु ने दीक्षा दी है। ऐसे नहीं वो कल आ गए और उन्होंने कोई फ्रॉड करके वो गुरु बन गए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, उनका शंकराचार्य का टाइटल डिबेट उनको खुद को सॉर्ट कर लेना चाहिए। मगर कोर्ट से अगर वो विवादित है तो हर आदमी कहेगा ही कहेगा, है ना? उनको खुद भी पता है, वो उसमें तर्क दे सकते हैं, मतलब तर्क दे सकते हैं और वो क्रोधित हो जाते हैं, मीडिया से जैसे बात करते हैं, उसमें संत की छवि नहीं झलकती। वो एक एरोगेंस की झली कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा देना चाह रहे हैं, वो लगती है। तो मेरे ख्याल से सारे पीठों को मिलके, अखाड़ा परिषद को मिलके, संतों को मिलके इस समस्या को फॉर वन्स एंड ऑल मेरे ख्याल से सॉल्व करना चाहिए। उससे पीठों का महत्व भी कम होता है मुझे लगता है। मतलब आप तो पॉलिटिक्स को और मतलब सारे सारे शंकराचार्य इसको इतना अच्छे से समझते हैं। जी। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो बात कही जा रही है, क्या वो वास्तव में पॉसिबल है इंडिया के अंदर? देखिए वो थी ना, मतलब पॉसिबल क्या है, जो जो भारत का पहला इलेक्शन हुआ 1951 में, वो वन नेशन वन इलेक्शन हुआ। आज तो की तारीख में? नहीं, नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो देखिए आपको जानना है तो इतिहास से जानना पड़ेगा। वो कभी खराब हुआ हो ना, वो साइकिल कभी टूटी होगी। 57 में वैसे ही हुआ, अगला 62 में वैसे ही हुआ, 67 में वैसे ही हुआ। फिर जब सरकारें बीच में गिरने लगीं, जब इंदिरा गांधी ने कहा इसको गिराओ, इसको हटाओ, तो जब आपने बीच में किसी सरकारों की साइकिल तोड़ी, तब वो साइकिल खराब हुई, राइट? अब वो साइकिल खराब होने से होता क्या है? देखिए इलेक्शन एक बड़ा पवित्र प्रोसेस है, बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, सारे लोगों को समावेश करने वाला प्रोसेस है और किसी भी डेमोक्रेसी की नींव है। इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल प्रोसेस। तो पहली बार इलेक्टोरल रोल बहुत सालों बाद क्लीन हुआ, बहुत अच्छी बात है, एसआईआर के फॉर्म में वो क्लीन हो रहे हैं। फिर हमारे यहाँ ईवीएम की परंपरा आई, टीएन सेशन जैसे लोग आए जिन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस को और क्लियर। और इस समय इलेक्शन प्रोसेस हमारा इतना रोबस्ट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कंसल्टेंट टू लॉट ऑफ कंट्रीज। अभी 3 महीने पहले 70 कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस हुई, जब वहाँ के इलेक्टोरल ऑफिसर्स आए, वहाँ के इलेक्शन के अध्यक्ष आए, वहाँ के एम्बेसडर आए और उन्होंने भारत को सराहा कि भारत का कितना रोबस्ट इलेक्टोरल प्रोसेस है। भारत का प्रोसेस है, मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, यूके और अमेरिका के इलेक्टोरल प्रोसेस से ज़्यादा बेहतर है। यूके और यूएस में आज भी आइडेंटिटी कार्ड पे वोटिंग नहीं होती है। आप जाके अभिषेक व्यास कहें कि मैं अभिषेक, आपको सेल्फ डिक्लेयर करना है कि अभिषेक व्यास है। अगर आप अभिषेक व्यास नहीं निकले बाद में कभी, तो आपको सजा हो सकती है। मैं एक ऑक्सफोर्ड की क्लास में था, मैंने कहा आज तक कितने लोगों को सजा हुई? उन्होंने कहा 40 लोगों को। मैंने कहा यानी कि यू आर अंडरस्टैंडिंग द शैम, राइट? तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज भी वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड, मैंने कहा क्यों नहीं है? नहीं, तो वो उनका कुछ अलग ही वेस्टर्न वो कॉन्सेप्ट है। नहीं, वो रेशियल प्रोफाइलिंग हो जाएगी अगर ना। अरे रेशियल प्रोफाइलिंग, आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कौन क्या वोट करके चला जाएगा, उसका फोटो कुछ स्टेट्स में है केवल। तो इंडिया का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो सुपर रोबस्ट है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, आपका क्वेश्चन क्या था, वहां से बढ़ गया। वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। अब ये इलेक्टोरल प्रोसेस ये कॉस्टली प्रोसेस है। एक सीट पे चुनाव लड़ाना कई करोड़ों का काम है। पहले आपको उस स्टेट की डेवलपमेंट पॉलिसीज को 2 महीने के लिए बंद करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वो इलेक्शन कोई फेवर ना करे, गवर्नमेंट कोई नई स्कीम ना डिक्लेयर कर दे लेने के लिए, तो सारी स्कीमें रुक जाती हैं, बड़े-बड़े एनजीओज़ का काम रुक जाता है, खत्म। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर या अगर दूसरी पार्टी है तो उसके लोगों को वहाँ कन्विंसिंग के लिए जाना पड़ता है, सरकार बंद हो जाती है। और अगर ऐसा बार-बार होता रहे, है ना? कम से कम 4 तरह के चुनाव होते हैं भारत में, 5 तरह के चुनाव होते हैं। लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, मेयरी का चुनाव होता है और लोकल ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, नगर पंचायत का, जिला पंचायत का चुनाव होता है। इनकी टाइमिंग अगर अलग-अलग हो, तो हर साल, 1.5 साल में गवर्नमेंट की पॉलिसी 2-2 महीने के लिए बंद हो जाएँगी। जो इलेक्टोरल खर्चा है, सारी मशीनरी को मोबिलाइज़ करने का, सिक्योरिटी फोर्स को मोबिलाइज़ करने का, वो बार-बार आएगा। वो बार-बार क्यों? सारा एक बार हो जाए। आप किसी भी विदेश के इलेक्शन में चले जाइए तो बगल-बगल मशीनें लगी होती हैं। आदमी सब में दबाता जाता है, अपनी प्रेफ़रेंस से खत्म हो जाता है। तो वो तो होना ही चाहिए। आई थिंक वो उसके काउंटर में क्या आर्गुमेंट हो सकता है, आई कैन नॉट ओनली थिंक विपक्ष का काउंटर क्या है? नहीं, ऐसे तो भाजपा सारे चुनाव जीत जाएगी। भई ऐसे क्यों जीत जाएगी? मतलब आपको बिलीव ही नहीं है कि अगर एक जगह मोदी का बटन दबाएँगे तो दूसरी जगह भी भाजपा का बटन दबा देंगे। इसका काउंटर हुआ है। उड़ीसा में ऐसा बिल्कुल हुआ है, जहाँ पे वो इस बार को छोड़ के पिछली बार से वो लोकसभा में एक ही, क्योंकि उड़ीसा में चुनाव साथ में होते हैं। 2 बैलेट, 2 मशीनें रखी होती हैं, एक विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए। भाजपा को अच्छी सीटें लोकसभा में उड़ीसा जितवाता रहा, लेकिन नवीन पटनायक को मुख्यमंत्री बनाता रहा। अरविंद केजरीवाल, चुनाव बिल्कुल पास-पास होते थे। वो इधर भाजपा को 7 सीट जिताता रहा और अरविंद केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाता रहा। तो ये मेरे ख्याल से बड़े ये मतलब जनता के विवेक को नकारने जैसा है कि दे आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ, दे आर फूल्स, कि वो बह जाएँगे और दोनों में भी क्यों बह जाएँगे? उनको पता है कि इससे प्रधानमंत्री बन रहा है, इससे मुख्यमंत्री बन रहा है और दोनों कैंडिडेट उनको पता है। इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, 24/7 सोशल मीडिया, आप सबकी बातें सुन के जनता अवेयर है, जनता को पता है। उसको पता है कि वो अभिषेक को सुनेंगे तो क्या मिल रहा है और एक्स एक्स पॉडकास्टर को सुनेंगे तो क्या मिल रहा है।
तो मेरे ख्याल से वन नेशन इलेक्शन के काउंटर में तो कोई आर्गुमेंट है ही नहीं, वो तो होना ही चाहिए, ऐसा इलेक्शन साथ में होने ही चाहिए। हम हर समय, अभी ये इलेक्शन साइकिल चल रही है, फिर यूपी, पंजाब, उत्तराखंड की इलेक्शन साइकिल आ जाएगी, फिर एक और की इलेक्शन साइकिल आ जाएगी, तो हम इलेक्शन मोड में रहते हैं इस समय, जिससे बहुत सारा फोकस, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी सिंगल इंस्टॉलमेंट रहता है। तो आई थिंक वो तो बहुत रैशनल, वेरी रैशनल थिंग टू डू। अभी तक क्यों नहीं हुई, अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं उसके बारे में, दैट शुड बी डिबेटेड, कि आज तक किसी ने सोचा क्यों नहीं, उसकी डिबेट तक नहीं आई, वो क्वेश्चन भी नहीं आया फिर। अच्छा, फिर लैंग्वेज को भी एक कर देना चाहिए क्या? पूरे इंडिया में एक एक नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। देखिए, नेशनल लैंग्वेज, उसको नेशनल लैंग्वेज बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो अलग बात है, हाँ। बट एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए। भारत में कई शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, भारत के हर स्टेट में एक डेवलप्ड लैंग्वेज है। इनफैक्ट इंडिया इज द ओनली कंट्री विच कैन प्राउडली से कि हमारे पास इतनी डेवलप्ड लैंग्वेजेस है। मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ह्यूमन के विकास में, मनुष्य के विकास में, मनुष्य के आदि मानव से आज तक के फॉर्म में जो सबसे बड़ी चीज है वो है भाषा, वो है कृषि। मतलब दे आर फंडामेंटल टू द ह्यूमन रेस। राइट। मैं आपसे बात ही नहीं कर पाऊंगा तो अपनी बात में हाँ हाँ हूँ करके कितनी बता दूंगा आपको, है ना। आई कैन डू एडवांस कम्युनिकेशन। तो मतलब पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इंग्लिश कर पाया, यूरोप में कुछ और 4-5 भाषाएं कर पाया, हमने इतनी सारी भाषाएं बना दी। बस तमिल, सच ए स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। मैं अभी एक तमिलनाडु में गुरुकुल में था, मुझे पता लगा कि वहां पे जो क वर्ग है वो एक ही अल्फाबेट से डिनोट होता है, जो त वर्ग है वो एक ही अल्फाबेट से डिनोट होता है। तो मतलब गणपति, खनपति, कनपति तीनों पढ़ सकते हैं उसको, आपको कॉन्टेक्स्ट से पढ़ना पड़ेगा कि गणपति है। अब इट्स अ वेरी नुआंस थिंग ना, इसके लिए आपको शार्प होना पड़ेगा, राइट। हमारे यहाँ मलयालम है, आपके यहाँ कन्नड़ा, मतलब साउथ में 4 भाषाएं हैं, जिनमें 3 की तो लिपि भी अलग अलग, मतलब स्क्रिप्ट भी अलग अलग है, कन्नड़ा और तेलुगु की तो फिर आपको गुजराती फुल फ्लेज लैंग्वेज है, मराठी एक फुल फ्लेज लैंग्वेज है, उड़िया एक फुल फ्लेज लैंग्वेज है, आसामीज एक फुल फ्लेज लैंग्वेज है, सब में लिटरेचर है, सब में सिनेमा है, सब में ग्रामर है। अब ये कितनी मुश्किल चीज है, मतलब इसके लिए अ सोसाइटी हैज टू बी वेरी डेवलप्ड टू डू दैट। तो हमारे यहाँ हर भाषा लैंग्वेज डेवलप होती है। अब अगर एक बंगाली व्यक्ति केरला जाता है तो इंस्टेंटेनियसली तो वो मलयालम नहीं सीख पाएगा, है ना, ना ये आदमी बंगाली सीख पाएगा। तो एक एक करेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, जो हिंदी हो सकती है, जो संस्कृत हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इस समय एज फर्स्ट लैंग्वेज अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं कि कितने लोगों की भाषा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, कितने लोगों की भाषा सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, कितने लोगों की भाषा थर्ड लैंग्वेज हिंदी है, ये सब अगर मैं मान लूं तो पूरे भारत में डेटा 60% आता है। किसी और भाषा को 6% से 7% से ऊपर नहीं आता है, जो किसी की, अगर मैं फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज तीनों ऐड अप कर दूं तो वो ऑब्वियस चॉइस है। और इलीट वर्ग में वो इंग्लिश हो जाती है इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग एल्स, राइट। तो इंग्लिश एंड हिंदी कैन ओनली बी द करेक्ट लैंग्वेज इन इंडिया टुडे। तो अगर हमें भारतीय मूल को पकड़ के रखना है, सो हिंदी कैन बी अ वेरी गुड कनेक्ट लैंग्वेज। उसको राष्ट्रीय भाषा बोले, उसमें पॉलिटिकल किसी को दुख हो सकता है, लेकिन आज भी खुद सोचिए, अगर एक उड़िया लेबर, एक बंगाली लेबर जब तमिलनाडु जाती होगी तो किसमें बात होती होगी? तमिल में तो होती नहीं होगी, उसको तो आती नहीं। हिंदी में तो होती नहीं होगी, इसको नहीं आती। बंगाली में तो होती नहीं होगी, किसमें होती होगी? हिंदी में होती होगी वो। हिंदी इज़ द ओनली वे। तो वो बात हो रही है, लेकिन मानना नहीं है मुझे तमिलनाडु, नहीं, 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 मैं हिंदी कैसे बोल दूँगा, क्योंकि पेरियार जी ने तो बताया है कि मतलब मैं हिंदी हेट नहीं करूँगा तो मेरी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। मैं सनातन हेट नहीं करूँगा, मेरी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। तो वो पॉलिटिकल टूल है। और मैंने खुद देखा है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया ना, जब मैं तमिलनाडु काफ़ी जाता हूँ, ये जो स्कूल है ये डीएमके के इस परिवार का है, ये जो टूल है ये इसमें, और सब में हिंदी पढ़ाई जाती है। मतलब अपने बच्चों को तो हिंदी पढ़ाएँगे, जिससे वो अपवर्ड मोबाइल हो पाएँ। जब वो दिल्ली में राजनीति करें तो हिंदी बोल पाएँ, लेकिन गरीब बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ाएँगे, वो अपवर्ड मोबाइल ना हो, वो मेरी बातें सुनेगा। जब योगी आदित्यनाथ की बात साउथ तक पहुँचे, तो वो तमिल में पहुँचे, और जिस तरह से, और सबने चैनल अपने मैनेज करे हुए हैं, हर पार्टी का चैनल है वहाँ पे। तो जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी के बारे में, वैसे ही पता लगेगा। और हिंदी पता लग जाएँगे तो डायरेक्ट सोर्स से सुन लेंगे वो, डायरेक्ट भाषा में सुन लेंगे। तो इट्स अ पॉलिटिकल गेम, एक तोड़ने की तरीका है, जिससे वो इस भाषा को सीख नहीं पाया। मेरे ख्याल से हिंदी एंड इंग्लिश कैन ओनली बी द करेक्ट लैंग्वेज। एक जो अपवर्ड जो शहरी जनता है वो इंग्लिश में बात कर पाएगी मूवमेंट के लिए, और जो बाकी जो रूरल परिवेश की जनता है उसके लिए मेरे ख्याल से हिंदी ही करेक्ट लैंग्वेज हो पाएगी। क्योंकि वो अभी भी 60% है ही एज़ फर्स्ट लैंग्वेज, इफ यू ऐड अप फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन इंडिया टुगेदर। कुछ एक बात और करना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में, मैं आपके थ्रू और लोगों को बताना चाहता हूँ, जो ये नैरेटिव बोला जाता है ना कि गोदी मीडिया है या वैसी मीडिया है जो नैरेटिव चला रही है, नहीं, तो ये तो सदियों से होता जा रहा है, ये तो सबको पता है, पर पता नहीं भी है। तो ये जो नैरेटिव मीडिया जो चलती है वो कहाँ से आया है कि भाई कि ये मीडिया खरीदी है, ये मीडिया नहीं खरीदी हुई है? देखिए अभिषेक भाई, मैं पिछले 8 साल से टीवी कर रहा हूँ, टीवी डिबेट कर रहा हूँ, है ना। सारे जो, मतलब हम लोग कहते हैं कि हम 5-6 बजे हिंदी में चिल्लाते हैं और 8-9 बजे इंग्लिश में चिल्लाते हैं।
तो मैं ऐसा पाँच कर रहा हूँ, मैं करीब 6-7 हज़ार डिबेट कर चुका हूँ। हर डिबेट में स्टैंडर्ड 5 पीपल 6 पीपल मॉडल होता है, एंकर प्लस 4 पीपल, एंकर प्लस 5 पीपल। मैं तो किसी डिबेट में नहीं देखा कि जो अगर मैं बैठा हूँ तो मैं अकेले ही अपनी बात ही कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मेरी काटने के लिए 3 बात बैठे होते हैं और उनकी काटने के लिए मैं बैठा होता हूँ। तो इसलिए कौन-सा गोदी मीडिया हो गया, है ना? मान लिया अर्नब गोस्वामी हो गए थे, अर्नब गोस्वामी के चैनल में 4 लोग बैठे होते हैं जो मेरी बात पे चिल्लाते हैं एकदम से। और तो मतलब ये मेरे समझ में नहीं आता कैसे हुआ? मतलब अगर हाँ, अगर आप बिल्कुल क्लीन चिट दे दो मुझे कि मैं अकेला बैठा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ। पॉडकास्ट में तो फिर भी पॉसिबल है। भई आप पूछेंगे और आप बड़े मीठे-मीठे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उनके मीठे-मीठे जवाब दे रहा हूँ और ठीक है, हमने बस ताली बजा के निकल गए। लेकिन वहाँ तो डिबेट फॉर्मेट है। तो पहले तो वहीं पे धराशायी हो गए, किसे आप गोदी मीडिया कह रहे हैं, ठीक है, खत्म हो जाती है बात। दूसरा, आजकल के 24/7 मीडिया टाइम में आप एक नैरेटिव फैला ही नहीं सकते। आप जैसे ही बनाएँगे, एक बालक जो मोबाइल लेके बाहर खड़ा है, वो भी पॉडकास्टर है। उसके लिए कोई स्टूडियो के सेटअप की ज़रूरत नहीं है। वो भी उसने एक फिनोमेना देखा, वो तो रियल आदमी है। वो तो फिनोमेना को देख रहा है। आप कितनी बड़ी-बड़ी बातें कर लें कि ये हो गया, वो हो गया। सामने दिख रहा है, उसने वीडियो डाल दिया, अब वो आ गया। तो आज से प्री सोशल मीडिया वर्ल्ड, और प्री सोशल मीडिया वर्ल्ड भी नहीं कहूँगा, प्री कैमराज़ ऑन मोबाइल वर्ल्ड, और जो बहुत नया है। मेरे पास पहला फ़ोन आया 2002 में, जब मैंने पहली बार मोबाइल फ़ोन यूज़ करा, और उस समय मोबाइल फ़ोन नया नहीं था। मेरी टेक में सॉफ्टवेयर में नौकरी लगी थी, 25,000 रुपए मिलते थे, तो मैं जियो का या किसी का फ़ोन खरीद पाया। अच्छे सेगमेंट में था जो फ़ोन खरीद पाया। तो उसके बाद कैमरा आते-आते तो बहुत समय लगा। तो ये केवल 15 साल का फिनोमेना है। 15 साल पहले राजनीति करना बहुत आसान था। सोचिए, आप इमरजेंसी लगाना कितना आसान था इंदिरा गांधी के लिए। क्या करना था? 5 न्यूज़पेपर चलते थे, खत्म। वो प्राइवेट थे केवल। एक रेडियो सरकार का, एक चैनल दूरदर्शन सरकार का। तो सरकार ने अपने कब्जे में कर लिए, वो न्यूज़पेपर को डरा-धमका के बंद करवा दिया, खत्म। आज आप किसको डराएँगे, किसको धमकाएँगे? इधर डालेंगे वो बच्चा डाल देगा, उधर डालेंगे वो बच्चा डाल देगा। कौन-सी ऐसी खबर है जिसका 10 काउंटर नहीं है? इन 10 काउंटर का 5 तो इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड कोई भी गोदी मीडिया, देश मीडिया देखने में हो ही नहीं सकता। हाँ, यूज़र बल्कि कन्फ्यूज़्ड है इस समय कि ये सच है कि वो सच है। हाँ। तो आई थिंक द यूज़र हैज़ टू बिकम वेरी इंटेलिजेंट कि वो किस सोर्स से कंज़्यूम कर रहा है। तो बल्कि हर यूज़र को पहले मार्क कर लेना चाहिए कि भई ये प्रो गवर्नमेंट है, ये एंटी गवर्नमेंट है, ये मिडल पाथ है। और कोई भी खबर है, उसमें तीनों को कंज़्यूम करना पड़ेगा उसको, तब जाके वो इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सकता है अपनी, अगर उसको इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनानी है। और उसके रैशनल पे, तर्क पे जाए वो। क्योंकि आदमी बहुत अच्छे से बोल रहा है, क्योंकि बहुत इफेक्टिवली बोल रहा है, क्योंकि वो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, उसमें मत जाइए। है ना? हर आदमी का एक बैकिंग है, कोई अपनी पार्टी की लॉयल्टी में बोल रहा है, कोई अपने फंडिंग सोर्स की लॉयल्टी में बोल रहा है। तो वो है, तो मेरे ख्याल से ये जो नैरेटिव है, ये बिल्कुल ठुस नैरेटिव है ना, मतलब मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि मतलब आप किसकी बात सुन रहे हो और आप क्या-क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, किसकी इन्फॉर्मेशन सही है, गलत है। बिल्कुल। तो एक लोगों चीज़ को अपने आप ही फिगर आउट करना पड़ेगा, और क्योंकि से सो मल्टीट्यूड ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोई गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, एक्स मीडिया, राहुल मीडिया हो ही नहीं सकता। हाँ, वो अलग बात है कि क्योंकि कांग्रेस 70 साल से सरकार में रही, तो उनका इकोसिस्टम में आज भी कब्ज़ा है। करेक्ट। जो एकेडमिया है वो जेएनयू से मैनेज हो रहा है। आप वीसी चेंज कर देंगे, जो कश्मीर फाइल्स में कहा गया ना कि सरकार हमारी, सरकार उनकी, सिस्टम आज भी हमारा। जो उनका पूरा कैडर है लेफ्ट का भरा हुआ, इतने सारे प्रोफेसर, इतने सारे, उसको कैसे चेंज कर देंगे? उनका तो लाइफ टाइम करियर है उसमें। करेक्ट। और वहीं जेएनयू से पीएचडी करके वो जादवपुर यूनिवर्सिटी भी जा रहा है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी जा रहा है, वो पूरे दुनिया में जा रहा है। तो वो तो लेफ्ट का बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग होल्ड है ही। पॉलिटिकली वीक होने के बाद भी, ऐसा बहुत मुश्किल है कि पॉलिटिकली वीक होने के बाद भी, अभी तो हार्डली वो केरला में बचे हैं, वहाँ पे भी वो रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं। उसके बाद भी वो नैरेटिव वाइज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि वो जो इकोसिस्टम है, पब्लिशिंग इकोसिस्टम है, मूवी मेकिंग इकोसिस्टम है, स्टैंड अप कॉमेडियन इकोसिस्टम है, विदेशी इकोसिस्टम है, अवार्ड इकोसिस्टम है, उसमें आज भी उनका कब्ज़ा है, हुँ। सरकारें होने के बाद भी, राइट? तो आपको लंबे समय तक सरकारें रहें, तब आप उसको शायद काउंटर कर पाएँगे, या आप एक काउंटर नैरेटिव खड़ा कर पाएँगे, जो हो भी रहा है। पिछले 10 साल में हमने देखा है कि काउंटर किताबें लिखी गई। देखिए, एक किताब लिखी गई, उस किताब को जलाना स्टुपिडिटी है, उस किताब के काउंटर किताब लिखिए आप। सही बात। एक मूवी की काउंटर मूवी बनाइए, आप अपनी तरह की मूवी बनाइए, अपने तरह का स्टैंड अप कॉमेडी दीजिए, अपने तरह का कंटेंट दीजिए, और फिर दैट पीपल डिसाइड करेक्ट। कि भाई ये भी है, वो भी है, हाँ। मुझे क्या लग रहा है? हर आदमी विवेकशील है, हर आदमी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वो अपने लॉजिक से निकालेगा। तो मेरे ख्याल से इन दिस सोशल मीडिया वर्ल्ड, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, एक्स मीडिया, वाई मीडिया आर जस्ट एलिगेशंस। इट्स नॉट इवन पॉसिबल, क्योंकि इतनी मल्टीट्यूड ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं तो ये शांतनु जी, मैं भी ये बोल रहा हूँ, लोगों को पता होना चाहिए। अगर लोगों को पता होगा ना, तो सब चीज़ें सेट हो सकती है। आपका फ़ोन है आपके पास? देना फ़ोन। कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग। एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। ओके, माइट भी पता हो, नहीं पता, बट फिर भी मैं आई एम ट्राइंग। तुम्हें पता नहीं होगा। चलो, आपके पास कौन-सा फ़ोन है? एंड्रॉइड है? पास आईफ़ोन है। आईफ़ोन है? आईफ़ोन iPhone में नहीं है या एंड्रॉइड है क्या? लेट मी ट्राई। आप उसमें एप्पल में जाइए, उसमें प्ले स्टोर में,
ऐप स्टोर में अच्छा बढ़िया, मेरे को तो पता भी नहीं है। तो ऐप स्टोर की ऐप स्टोर खोल लिया मैंने, इसमें फेसबुक पे जाइए। इसमें फेसबुक में जाता हूँ मैं, मतलब फेसबुक ऐप सर्च करूँ है ना, ये कह रहे हैं ना? हाँ फेसबुक ऐप वो तो मेरी इंस्टॉल्ड है, तो हाँ सर्च करो शायद अब मैं सर्च कर रहा हूँ फेसबुक और उसका वो ओपन करो। ओपन करूँ यहाँ से। ओपन नहीं, फेसबुक ऐप नहीं, हाँ, जो इसकी डिटेल वाले जो ओपन करते हैं ना, कि फेसबुक के ऐप को डिटेल देखनी है। आपकी डिटेल उसके नीचे आनी चाहिए, हाँ उसके नीचे ऐसा ये वाला पेज ना, ठीक है हाँ। इसमें मुझे कुछ कुछ दिखा रहा है, 4.6 रेटिंग है, 13 एज है, इसमें डेटा सेफ्टी का डेटा फीचर का कुछ आ रहा है उसमें। इसमें डेटा सेफ्टी, डेटा आई एम श्योर उसकी कुछ कमेंट्री होगी इसमें नीचे, मेटा प्लेटफॉर्म के बारे में है, ठीक कह रहे हैं, रिव्यूज़ हैं, हाँ उसमें मुझे ऐप प्राइवेसी की पॉलिसी है, डेवलपर प्राइवेसी पॉलिसी है, मेरे को ये यहाँ पे दिख रही है मुझे। डेटा सेफ्टी का ऑप्शन आता है जब आप ऐप सर्च करेंगे, ऐप के अंदर डेटा सेफ्टी, तो उसमें एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, डेटा कलेक्टेड। जो फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई भी एप्लीकेशन आपका डेटा कलेक्ट कर रही है, तो ये तो सबको पता है कि फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, नाम वाम, लोकेशन वोकेशन तो सब लेते हैं, फाइल वाइल, आपका क्रेडिट कार्ड की डिटेल सब लेते हैं, तो ऑलमोस्ट सारी जनता को जो आप खुद ही देते हैं मिल फिर खुद ही देते हैं, मतलब नहीं भी देते तब भी लेते हैं वो। ले लेता है। तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे, डेटा में कलेक्ट। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जो लिखा हुआ है, आप वो पढ़िए सर, कि वो क्या लेते हैं। नेम, ईमेल एड्रेस, यूजर आईडीज, एड्रेस, फोन नंबर, पॉलिटिकल रिलीजियस बिलीफ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। हाँ अंदर, अब ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेकिन वो लेता कैसे होगा? वो आपकी पोस्ट, आपके लाइक्स, आपके वो कैप्चर कर लेता। पॉलिटिकल, हाँ, रिलीजन। क्योंकि उनको पता है मैं फिजिकल वाली पोस्ट देख रहा हूँ या उसकी देख रहा हूँ, तो जब आपके पास एंटी पोस्ट आती है, आप चाहे बोलो हिंदू को सपोर्ट कर रहे हो, आप उस पर कमेंट लिखेंगे एंटी, तो फिर आपको भर के नहीं लाएगी वो। हाँ। तो ये पूरा जो एक तो ऐड चलते हैं कि भाई कि ऐड दिख रहे हैं, और दूसरा चलता है कि आपको लोग दिखा रहे हैं कि ये तुम मतलब देखो, आपकी फीड मैनेज्ड है एक तरह से, आपकी फीड में। आप क्या देख रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको पता है बात की आज, कि भैया मेरा पॉलिटिकल बिलीफ इसके पास है, तो वो जो दिखाएगा मैं उसमें कुछ कमेंट या फिर वो नहीं करूँगा, या तब तो सब चीज़ सही है। हाँ, और नहीं पता है इफ यू गेम देयर एल्गोरिथम कि वो अगले शायद की वीडियो भी देखते रहो और योगी आदित्यनाथ की भी देखते रहो, दोनों पे कमेंट करते रहो, किसी पे अच्छा करो तो उनको पता ना लगे, उनको लगे कि हाँ इट्स अ कमेंटेटर। हाँ। आई गॉट योर पॉइंट कि हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे जब व्हेन सच आर द सिस्टम, जब इतने तरह का आपका डेटा लिया जा रहा है, तो कौन गोदी और कौन क्या, सही है ना, यूर एनीवे मैनेज्ड बाय अ फ्यू एप्स, करेक्ट। आपको वो एनडीटीवी की फीड आएगी कि रिपब्लिक की फीड आएगी कि बरखा दत्त के चमोदो चैनल की फीड आएगी कि न्यूज लॉन्डर की फीड आएगी, दैट डिपेंड्स ऑन आपने देखा क्या है, आपने क्या, आर्ट दैट बिकम्स योर कंटेंट। आपको पता है कि सामने वाला चोर है, तो आप इजीली बच पाओगे। नहीं पता तो चोरी होना तो तय है। तय। अच्छा शामिल लीजिए, अभी कौन सी बुक लिख रहे हैं आप? अब नई कौन सी बुक लिख रहे हैं? देखिए मैं 3-4 बुक्स पे काम कर रहा हूँ, मैं कुछ यूपी के इंडस्ट्रियल मूवमेंट्स को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं शायद योगी आदित्यनाथ पे भी कुछ सोच रहा हूँ, खासकर उनके, मैंने बहुत सारी किताबें लिख ली हैं, लेकिन उनके लॉ एंड ऑर्डर को स्पेसिफिकली लेके कुछ किताब सोच रहा हूँ। बाकी मैंने पॉलिटिकल जॉनर को छोड़ के पिछले 3-4 साल में पौराणिक जॉनर पे बहुत सारा काम किया है। तो मेरी पेंगुइन से रामायण पे एक सीरीज़ आई है, जो जो ग्रोन अप्स के लिए है, रामायण फॉर एवरी फैमिलीज, रामायण फॉर एंटरप्रेन्योर्स, राइट। फिर मेरी बच्चों के लिए एक सीरीज़ आई है, रामायण फॉर एवरी चाइल्ड, मास्टर क्लास ऑन कुंभ, हनुमान चालीसा फॉर एवरी चाइल्ड। इन जॉनर्स पे मैं किताब लिख रहा हूँ। एक टेक मैं ऑक्सफोर्ड में रहा, तो जो वहाँ पे आइडियोलॉजी मिसमैच है, वो लोग ज्ञान देते हैं किसी और चीज़ का, करते कुछ और है। वो आपको सेकुलरिज्म का ज्ञान देते हैं, बट कंट्रीज ऑन द फेस क्रिश्चियन। ऑक्सफोर्ड में सेकुलरिज्म की क्लास होती है, बट ऑक्सफोर्ड का ऑफिशियल चर्च है। करेक्ट। जिस कमरे में सेकुलरिज्म की क्लास होती है, उसमें जीसस क्राइस्ट की फोटो टंगी होती है। तो इस डायकोटोमी को, इस हिपोक्रेसी को वो कैसे पास ऑन थ्रू कर जाते हैं? कोई इसको रिवोल्ट क्यों नहीं करता, या कोई इसको डिबेट क्यों नहीं करता? उस पे भी मैं कुछ एक फिक्शनल टेक लिख रहा हूँ। तो ये 4-5 राइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कब कंप्लीट होता है। धन्य शांतनु जी। अच्छा पॉडकास्ट बनाया अपन ने, आई थिंक लोग पसंद करेंगे और कमेंट करेंगे, बहुत मस्त वाले हैं। देखते हैं, मतलब जो अपन ने पॉलिटिकल डिबेट थोड़ा सी किया है, डिबेट इन द सेंस जो आनंद है। लोगों के सवाल है और जो समझना देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है दैट एंड दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर इंडिया कि मेरे ख्याल से हम पिछले 1-1.5 घंटे से शूट कर रहे हैं, और ये लॉन्ग फॉर्मेट है, और मैंने बहुत सारे लॉन्ग फॉर्मेट्स करे हैं। और जब मैं स्टार्टिंग में लॉन्ग फॉर्मेट्स करता था, तो मैं पॉडकास्टर से पूछता था कौन सुनने वाला है इतना 1.5 घंटे, इतना ज्ञान? वो कहता सर नहीं, 60% व्यू है, और लोगों ने 60% 70% तक पूरा वीडियो देखा है। सो पीपल ऑफ इंडिया हैव दिस मच कंजम्पशन, उनको इतना ये सब सुनने का मन है। इतने सारे पॉलिटिकल पॉडकास्टर, सोशल पॉडकास्टर जो लॉन्ग फॉर्मेट डिटेल करते हैं, गॉसिपी नहीं होता है जो, वो भी चल रहे हैं।
तो यानी कि लोगों का रिसेप्शन कितना अच्छा हो गया, दैट इज अ साइन ऑफ अ वेरी एंगेज डेमोक्रेसी, दैट्स अ साइन ऑफ अ वेरी एंगेज सोसाइटी। ये बहुत अच्छी बात है। करेक्ट। और इसका क्रेडिट आपको कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स को देना पड़ेगा। मतलब पहले मुझे याद है मेन जो सेंट्रल इलेक्शन होता था उसको छोड़ के ज्यादा किसी पे फोकस नहीं होता था। आज तो एक छोटे से इलेक्शन में भी फोकस है। उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है तो उस पर भी फोकस है। किसी जज का इम्पीचमेंट हो रहा है वो भी न्यूज है और लोग पढ़ रहे हैं इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है, होता कैसे है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है कैसे है, वॉर हो रही है उस पर। इसका एक कॉन्ट्रीब्यूशन 24/7 मीडिया, मतलब जो मीडिया चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, दे आर कम्पीटिंग विद एंटरटेनमेंट एंड ट्रैवल चैनल्स। करेक्ट। क्योंकि ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, गॉसिप, फन वो तो ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग की नेचुरल टेंडेंसी है, अब मजा आ रहा है, राइट। लेकिन पॉलिटिक्स इज ऑल्सो एंटरटेनमेंट वाले पार्ट में भी आ गया, लोगों को जानने में भी एंटरटेनमेंट होता है। सो इससे मुझे लगता है वोटिंग बिहेवियर पैटर्न भी और नुआंस होते होंगे। करेक्ट। सोच के वोट करता हो, बह के नहीं वोट करता, अरे ये आदमी देखने में अच्छा लग रहा है, ये मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है, मेरे जेंडर का है, मेरे रीजन का है, इससे वोट नहीं करते होंगे। क्या ये गवर्न कर पाएगा, इसका गवर्नेंस हिस्ट्री क्या है, तर्क क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसने कहा तो इसका काउंटर क्या कहा। तो वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन पॉलिटिक, भारत एज ए कंट्री। मैं तो बहुत अच्छा सिग्नल है। इस पॉडकास्ट पे एक बात से एंड करना चाहूंगा सर, जी। सिर्फ कि वोट करो। वोट कि वोट वोट करो, मतलब आप चाहे बेंगलोर में हो, फिर आपका शहर में जाके है, छुट्टी लेके वोट करके आओ। और आप वोट नहीं कर रहे हो तो उसके कारण बहुत सारी चीजें गलत हो जाती है, मैं पर इस वोट करो। और एक लेवल ऊपर लेकर जाना चाहूंगा। हम लोग खत्म करने के बाद फिर डिबेट में आ गए, लेकिन अच्छी बात है वो। देखिए मेरे ख्याल से वोटिंग एक एंगेजमेंट है पॉलिटिकल क्लास से, लेकिन वो एंगेजमेंट 5 साल बाद आती है और बहुत सारे एंगेजमेंट जो हम करते ही नहीं है। आपके क्या एंगेजमेंट हो सकते हैं? भाई मैं स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, मैं सबसे पहले पूछता हूँ आपका वार्ड नंबर क्या है, या आपका वार्ड नंबर, आधे बच्चों को नहीं पता होता है ना। देखिए गाली देना बड़ा आसान है, मोदी ने ये करा, योगी ने ये करा, इसने करा, करा अच्छा करा नहीं करा, तारीफ करना भी आसान है, गाली देना भी आसान है। लेकिन आपको अपना वार्ड पता है क्या? अगर आपके घर के सामने कचरा पड़ा है, आपको ये नहीं पता कॉल किसे करना है? हम्म। कि मैं डीएम को कॉल करूँ, कि मेयर को कॉल करूँ, म्युनिसिपल कमिश्नर को कॉल करूँ, विधायक को कॉल करूँ, एमपी को कॉल करूँ, मोदी को करूँ, आपको सेंस ही नहीं है कुछ। एक एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को भी सेंस नहीं है। वो क्या करेगा, अपने कॉन्टैक्ट में किसी को कर देगा, यार मुझे किसी को पता है क्या? उसका एक चैनल है और जो चैनल ऑपरेटिव है, आपको नहीं पता तो गाली देना आसान है, पेपर पढ़ते हुए चाय आ रही है तो कुछ नहीं हो रहा। आपको अपना वार्ड पता है कि आपको अपना एमएलए पता है कि आपको अपना एमपी पता है कि आपने उसको हर महीने एक बार मिले क्या, हर 6 महीने में एक बार मिले क्या? आपने को तो मिलते ही नहीं, आपने अटेम्प्ट ही नहीं मारा। कोई नहीं, बड़े आराम से एमएलए मिलता है, उनके मिलने के टाइम होते हैं, सब मिलते हैं, हर पार्टी का एमएलए मिलता है। तो दूसरा, ये तो एक बेसिक लेवल की, आप अपने शादी-ब्याह में बुलाते हैं क्या उसको? आप उसकी शादी-ब्याह में जाते हैं क्या? इन्विटेशंस कई बार तो ओपन इन्विटेशंस होते हैं। सेकंड लेवल आप उसको कोई रिक्वेस्ट दे के आए क्या? रिक्वेस्ट लोकल भी हो सकती है, रिक्वेस्ट बड़ी भी हो सकती है, एमपी तो पार्लियामेंट में बैठता है, वो तो आपके ब्रिज, आपके यूनिवर्सिटी, आपके एम्स कुछ भी ला सकता है, अगर उसको वो चाहे जोर से लड़े। तो आपने उसको कभी टॉपिक दिया क्या? दूसरा, पार्लियामेंट्रीज़ कमिटीज़ बनती हैं, उसमें रिप्रेजेंटेशन माँगा जाता है। अगर आप कर्नाटक से अप्लाई करें और आपका सेशन हुआ तो पार्लियामेंट आपको आने-जाने का फ्लाइट देती है और होटल में देती है। एक नॉर्मल बच्चा अगर सेशन लिखे, आपने एंगेज करा क्या? आपके थिंक टैंक्स किसी भी नए पॉलिसी, किसी भी नौ का एक तरह से इनिशिएटर हो सकते हैं। आपने कोई मूवमेंट ऐसा शुरू करा क्या? आप बैठे-बैठे कह रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, यहाँ का ट्रैफिक ज़्यादा है। अरे आपने क्या करा है उसमें? तो केवल वोट डालना तो बिल्कुल मिनिमम, वो तो बेसिक है। वो तो होना ही है, वो तो उसपे तो डिबेटिंग ही होनी चाहिए कि अगर आपने वोट नहीं डाला तो फिर आप क्रिप करने का आपको कोई हक ही नहीं है। करेक्ट। हैं? लेकिन वो मैं कह रहा हूँ वो मिनिमल एंगेजमेंट है। आपका वार्ड, आपका एमएलए, आपका एमपी, उसके साथ लोकल इनपुट, उसके बाद पार्लियामेंट लेवल के इनपुट, आप पार्लियामेंट्री कमिटी में इनपुट दें, आप थिंक टैंक टू इनपुट दें, आप एज़ अ सिटीज़न इनपुट दें। बहुत सारे कितने बिल्स आते हैं जिसके ऑनलाइन आप फीडबैक बड़े आराम से अपने मोबाइल पे ले सकते हैं। कितने बिल्स का आपने लिखा क्या? तो जो भी यूथ ये पॉडकास्ट सुन रहा है, मेरे ख्याल से क्रिप से बाहर निकलिए। इंडिया इस समय, जो प्रधानमंत्री ने कहा था ना, यही समय है, सही समय है। इट्स अ गोल्डन टाइम फॉर इंडिया। मतलब यूनिकॉर्न्स भी चल रही हैं, हम चंद्रमा पे भी जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की रेटिंग हाईएस्ट है, इंडिया की एक ब्रांड है, वॉर होती है तो उसमें इंडिया इंडिया एक पार्टी है। मतलब इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया का रुख क्या है ना? हमारी मूवीज भी हिट हो रही हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हिट हो रही हैं, हमारे लोग फेमस हो रहे हैं। मैं कल बैंगलोर जब एयरपोर्ट पे आया तो वहाँ पे किसी एक्टर का, किसी स्पोर्ट्समैन का लगा था, वहाँ पे गोकेश का एड लगा था, मतलब किसी ब्रांड को एंडोर्स कर रहा था। मतलब एक चेस प्लेयर भी एक सेलिब्रिटी है, तो बहुत अच्छी बात है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो इसमें अगर आप क्रिप करते रहे, साइड्स में रहे, दिस इज़ अ वेरी टाइम टू लीव द फेंस एंड कम इन द प्लेग्राउंड ना। करेक्ट। आप खुद भी प्ले करिए, अपना कंटेंट बनाइए, आपके कॉम्पिटिटर्स पता कर रहा हूँ मैं। अपना कंटेंट बनाइए, अपनी बात कहिए, अपने पार्लियामेंटेरियन से एंगेज करिए, अपने एमएलए, अपने वार्ड मेंबर से एंगेज करिए। स्कूलों को है कि अपने अपने एमएलएस को बुलाएँ, अपने कॉर्पोरेटर्स को बुलाएँ, उनका रोल बताएँ, समाज के लोगों को बुलाएँ और समझें क्या है ना? केवल थोड़ा पढ़ के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करके वो सब करते रहिए, लेकिन पैरेलली आपकी लाइफ क्या है? यू विल गेट
पॉलिटिशियंस बेस्ड ऑन योर लेवल ऑफ एंगेजमेंट। आप लेवल एंगेज नहीं करें, अरे सब बेकार है, तो आपको वैसा ही पॉलिटिशियन मिलेगा, वैक्यूम नहीं रहेगा। वहाँ पे तो कोई गधा घोड़ा घुस ही जाएगा। अगर आप एंगेज होंगे तो पॉलिटिशियन की क्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपने सोच के वोट किया है, आपने सोच के एंगेज किया। आप 5 साल उसको एज पे रख कर रहिए। आप 6 बार जब उसको बोलने जाएँगे तो वो ये नहीं कह सकता मैं तो नहीं कर रहा। क्योंकि इतने 24/7 मीडिया में दे आल्सो वांट टू लुक गुड। दे वांट टू आस्क कि आपने मेरा क्वेश्चन पूछा क्या विधानसभा में? क्योंकि अब तो लाइव है। आप झूठ बोल के हाँ मैंने पूछा। पहले पहले निकल सकते थे हाँ मैंने पूछ लिया। पहले पता ही नहीं कुछ। आपने टीवी में देखा, मैंने तो देखा ही नहीं आपने क्वेश्चन। अब तो क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछता है, उसकी बाइट डालता है, फिर अपने ग्रुप्स में भेजता है अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के। तो एज अ सिटीजन, एज स्कूल्स, एज इंस्टीट्यूशंस, एज कॉलेजेस, एज इंस्टीट्यूशन, वी शुड स्टार्ट एंगेजिंग विद पॉलिटी rather than just scribbling whichever party government it is। ये मेरा आई थिंक संदेश होगा खासकर यूथ ऑफ द कंट्री को, that engage with politics। vote is the starting point, that's a must, but there are various levels of engagement that I described। थैंक यू शांतनु जी, जय श्री थैंक यू सो मच। बड़ा आनंद आया। वेरी ओपन, फ्री फ्लोइंग, इंटरेस्टिंग डिस्कशन।